शेर सिंह राणा रुड़की से आए, दिल्ली में आए, फूलन देवी से मिले, फूलन देवी के हाथ से बनी हुई खीर खाई, करेक्ट। और खीर खाने के बाद में आपने फूलन देवी को गोली मार दी, क्योंकि 20 में से 17 राजपूत थे और 17 राजपूतों के खून की ज्वाला शेर सिंह राणा की आंखों में भड़क रही थी। किसी को ना मारी ना मारने की जरूरत है, जीव हत्या नहीं किया था। हाँ, जिसको भी आप जुल्म मानते हैं उनसे उन्होंने मतलब बदला लिया, तो उस बदले को ऐसा ही बोला जाता है। मुझे लगता है आपके भी शायद वही लाइन हो कि भाई भेमाई कांड उन्होंने किया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। पेपर में लिखा है 14 फरवरी 1981 शनिवार शाम के 4 बजे निम्न निहत्थे निर्दोष कर्मवीर गांव वालों का डाकुओं द्वारा सामूहिक नरसंहार। फूलन ने 22 ठाकुरों को अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए लाइन में खड़ा करके मार दिया। इसमें लिखा है बेहमई कांड। फूलन देवी ने उस दिन सिर्फ ठाकुरों को नहीं मारा था, अफजल गुरु SAR गिलानी, हाँ, ये लोग मेरे साथ रहे हैं और SR गिलानी तो मेरे सेल में ही रहे, सेलमेट रहे हैं। अगर आज अमित शाह जी को रात को ऐसा लगे कि भाई ये जो विश्नोई है या जिसको भी आप पूरे इंडिया का जितना भी बड़ा डॉन मानते हो, अगर अमित शाह जी को रात को ऐसा लगे कि भाई सुबह को इसका आखिरी दिन होना चाहिए, तो अगर सिर्फ इशारा भी कर दें, सिर्फ DGP को इशारा करें कि भाई ये बस आज भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, जो कि दिल्ली के अंतिम शासक भी हैं, मतलब हिंदुओं के, तो उनकी मिट्टी जो थी वो अफगानिस्तान में थी, उसको लाने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो ये एक डेस्टिनी थी मेरी जो कि ईश्वर ने मेरे हाथ से कराई। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बदलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास गढ़ते हैं और कुछ इतिहास रचा भी करते हैं। लेकिन जानते हैं, कुछ इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर के इतिहास बहुत कंफ्यूज रहता है, उन्हें हीरो कहें या फिर विलन। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज मेरे पॉडकास्ट में जो शख्सियत हैं, आगे पीछे बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप एक ही बार में पहचान जाएंगे। शेर सिंह राणा है मेरे साथ में। जो आरोप इनके ऊपर लगे कि दस्यु सुंदरी सांसद फूलन देवी की हत्या की, जो आरोप लगे कि तिहाड़ जेल स्केप किया, वहां से निकले, अफगानिस्तान गए, जो आरोप लगे कि राजपूत लॉबी को एकत्रित करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन क्या इन आरोपों में वाकई दम है? सवाल बड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि शेर सिंह राणा को कभी हीरो के तौर पर, कभी विलन के तौर पर देखा गया, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मेरा आपसे वादा है, कम से कम 100 ब्रेकिंग न्यूज और 1000 सीक्रेट आउट होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो चूंकि कई पॉडकास्ट आपके हुए हैं, कई इंटरव्यूज आपके हुए हैं, और मैं वो घिसी पिटी बात नहीं करूंगा। मैं बात ये करना चाहूंगा कि मैं शेर सिंह राणा को कैसे देखूं। मेरे व्यूअर उन्हें हीरो समझें, उन्हें विलन समझें, उन्हें पंकज पुंडीर जान करके समझें, शेर सिंह राणा माने, या फिर फूलन देवी के हत्यारा कहें। देखिए, ये तो जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके दर्शक हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे हमारी वार्तालाप होने के बाद, और सबको अधिकार है अपना हीरो चुनने का, या फिर अगर कोई नेगेटिविटी है उस व्यक्ति में तो वो भी लोगों का अधिकार है, लोकतंत्र है। अपने जो भी उनके मन में कमेंट्स आते हैं तो वो उसको जाहिर करें। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं बोलने का अधिकारी हूँ, तो हमारी जो बातचीत होगी या जो मेरा जीवन रहा है उसको लोग खुद कैलकुलेट करके खुद अपना डिसीजन लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना मासूम चेहरा, इतनी खूबसूरत मुस्कान, आंखें भी ऐसी की चमकती रहती। देखिए ना, आपकी 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 हंसी में एक इनोसेंस है। क्या इस इनोसेंस के पीछे कोई हत्यारा, कोई किलर, कोई मर्डरर वाकई में हो सकता है? मैंने आपसे बताया कि ये डिसाइड करने का जो अधिकार है ये पब्लिक को है। देखिए, मैं अपने मुंह से इसमें क्या बोलूँगा। आप जानते हैं कि मेरे नाम के साथ फूलन देवी हत्याकांड जुड़ा हुआ है, तो अब वो क्योंकि जो केस है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है,
ठीक है। तो देखिए, जो हमारे जो जजेस होते हैं, तो जब वो अपने चेयर पे होते हैं तो वो एक भगवान का रूप होते हैं। तो जब तक वो अपना कोई फैसला नहीं दे देते तो मैं उसमें अपने कोई व्यूज दूं तो ये एक गलत परंपरा होगी, गलत बात ठीक है। होगी। आप तो एक काम इसलिए करें, हाँ जी, लीगल निटिग्रिटीज में चलिए, ठीक है, जहां भी अपने आप को आप सीमित रखना चाहते हैं आप बिल्कुल सीमित रखें, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। शेर सिंह राणा रुड़की से आए, दिल्ली में आए, फूलन देवी से मिले, फूलन देवी के हाथ से बनी हुई खीर खाई, करेक्ट? इतिहास ये कहता है, क्या सही है क्या गलत मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन इतिहास ये कहता है कि आपने खीर खाई और खीर खाने के बाद में आपने फूलन देवी को गोली मार दी। क्या सच्चाई है? देखिए, ये जो आपने बात बताई है ये एक पुलिस की स्टोरी थी। इसमें खैर खीर तो एक मतलब क्या है, ये तो फिल्मी स्टोरी है, बट पुलिस की जो स्टोरी थी, पुलिस की जो चार्जशीट थी, उसमें ये था कि भाई शेर सिंह ने गोली मार दी। लेकिन जो केस का ट्रायल चला और जो उसमें विटनेसेस ने जो अपनी बात रखी, जिसके विटनेस जो आई विटनेसेस थे, उसमें जो फूलन देवी थी उनकी जो रियल सिस्टर हैं वो भी एक उनकी आई विटनेस थी, जो उनके पीए थे कालीचरण जी वो भी उनके आई विटनेस थे, और पब्लिक के भी एक व्यक्ति था, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी इसमें आई विटनेस थे। फूलन के जो बॉडीगार्ड थे दिल्ली पुलिस के, तो वो भी इसमें एक आई विटनेस थे। तो अगर आप इनके आई विटनेसेस के जो बयान हैं जब उसको कंसिडर करोगे, जो उन्होंने बात बोली है वो ये है, जो उनके सगे सिस्टर ने और जो पीए ने बताया है वो ये है कि जो शेर सिंह है वो हमारे साथ ऑफिस में बैठा हुआ था, और ऑफिस में जब बैठा था तो हमने गोलियों की आवाज सुनी और हम सभी लोग बाहर गए, ठीक है, कोठी के गेट पर। तो हमने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग फूलन के ऊपर और जो उनके बॉडीगार्ड थे उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, और जो बॉडीगार्ड है वो भी उनके जो एसेलेंट्स थे उनके ऊपर जो है जवाबी गोलियां चला रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है ये बयान है कोर्ट में दिए हुए आई विटनेस के। तो ये खुद जो है तय कर देता है कि शेर सिंह राणा उस समय कहाँ पे उपस्थित था, और क्या है कि इसमें 0.1% भी कोई ये भी नहीं बोल सकता कि जो नकाबपोश लोग थे उसमें मैं हो सकता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पर अंदर मौजूद था। मैं आपका ये स्टेटमेंट कई बार सुन चुका हूं और इसीलिए मैंने कहा कि इस इंटरव्यू में बहुत कुछ अलग करने और दिखाने की कोशिश होगी जहां पर वाकई में आम जनता का सरोकार रहे। मैं सीधे ये पूछना चाहूंगा, रुड़की से एक युवा निकला, दिल्ली में आया और उसके मन में ये लालसा हुई कि फूलन देवी से मिलना है। फूलन देवी जो पहले 10वीं सुंदरी रह चुकी हैं, फूलन देवी जिन्होंने सरेंडर किया था, फूलन देवी जो सांसद बन गई थी, फूलन देवी जो समाजवादी पार्टी की सांसद बन गई थी और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बहुत खास चेहरे के तौर पर आगे किया था। मिलने क्यों आए थे आप? देखिए, ये या तो आप इंस्पायर रहे होंगे। नहीं, देखिए, हाँ, ये भी मैंने कई बार बताया है और कोर्ट के अंदर भी ये बात बताई गई है। एक्चुअली केस की शुरुआत ही इस चीज़ से होती है। हमारे शहर में एक मतलब हस्बैंड वाइफ थे और वो लोग फूलन का जो एक एकलव्य सेना जो उन्होंने बनाई हुई थी वो उसके प्रेसिडेंट थे उत्तराखंड के। अच्छा। वो फैमिली उनसे फूलन से जुड़ी हुई थी, वो हमारे शहर की थी और मैं उनको परिचित था। वो लोग जब भी कहीं बाहर जाते थे, देहरादून, दिल्ली या कहीं पर भी राजनीतिक काम से, तो वो कभी कभी मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि उस समय मेरे पास गाड़ी थी, मतलब 4 व्हीलर था और उन लोगों के पास नहीं था, तो उन लोगों को दूर जाने में थोड़ी असुविधा होती थी। और एक जैसे कि एक युवा, क्योंकि मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो कॉलेज के युवाओं को जैसे वो रहता है कि चलो घूमने चलते हैं, तो मेरे को थोड़ा ये हो जाता था कि चलो घुमाते हैं दिल्ली या देहरादून या कहीं भी जहाँ भी वो जाते थे, तो कभी कभी मैं उनके साथ चला जाता था। उस दिन भी मैं उनके साथ आया था। उम्र क्या थी? मेरी 22 के आसपास थी। कभी गन चलाई थी उस उम्र में? नहीं, उस उम्र में भी और किसी भी उम्र में नहीं चलाई। हाथ में कभी भी आपने गन नहीं ली।
मैं जब आपका पॉडकास्ट करने के लिए आ रहा था, मेरे अपने कई दोस्तों ने ये कहा कि भैया देखो कहीं शेर सिंह जी साथ में गन लेकर के ना आए, उनसे सवाल जो है अपनी बहुत हिम्मत करके पूछना। मैंने कहा नहीं, मैं अपने सवाल तो करूंगा ही करूंगा। यानी गन आपने पहले भी नहीं चलाई और बाद में भी नहीं चलाई, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, ना और पिस्टल चलाई, ना असॉल्ट राइफल चलाई, ना बम चलाया, कुछ भी नहीं चलाया हाँ, आपने। और इस केस के अंदर हम्म। भी मुझे आर्म्स एक्ट में जो है एक्यूटल ही किया हुआ है। अच्छा। हाँ, इस केस में भी आर्म्स एक्ट में मुझे एक्यूटल किया हुआ है। बेहमई कांड आपकी नजर में क्या है? फूलन देवी आपकी नजर में पीड़ित थी या फिर फूलन देवी विलन है आपकी नजर में, पहला? और दूसरा ये, क्यों ये कहा जाता है कि साल 2001 आते आते 1981 का वो कांड आग की ज्वाला बन करके शेर सिंह राणा के जहन में था? क्योंकि 20 में से 17 राजपूत थे और 17 राजपूतों के खून की ज्वाला शेर सिंह राणा की आंखों में भड़क रही थी, और वही ज्वाला लेकर के 2001 में शेर सिंह राणा दिल्ली आए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं क्या चाहता हूं कि जो ये आपका जो टॉपिक है, इसमें राशिद भाई थोड़ी देर के लिए मैं बन जाता हूं एंकर, और आप बन जाइए एक दर्शक, बन जाइए एक रिपोर्टर, बन जाइए एक जनता का एक नुमाइंदा बन जाइए। गोली तो नहीं मारेंगे मुझे आप? नहीं नहीं, देखिए, आपको नहीं, जीवन में किसी को ना मारी ना मारने की जरूरत है। जीव हत्या नहीं किया आपने। हाँ, जियो और आप मेरा और जीने इम्तिहान दो। लेना चाहते हैं? जी, आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं वहां एंकर नहीं, बन करके? हाँ बिल्कुल, मैं एंकर बन के, एक्चुअली क्या है कि मैं कोई अपने, देखिए, मैं कुछ भी जवाब दूंगा तो जो आपके सुनने वाले दर्शक हैं वो, उनके माइंड में यही रहेगा कि भाई ये तो उसमें एक्यूज था, तो ये सब बोलेगा या ये सब बयान देंगे। लेकिन आप एक न्यूट्रल पर्सन है और इससे पहले हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, तो आप जो बात करेंगे वो, मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ पेपर्स शो कर दूंगा, तो सिर्फ ये बात रहेगी, आप उनको पढ़ दीजिएगा, हल्का हल्का पॉइंट आउट कर दीजिएगा। और ये बात की मैं गारंटी, एक बात की मैं गारंटी सिर्फ देता हूं कि ये जो पेपर्स मैं आपको शो करूंगा, ये पेपर्स बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आप ही को देकर चला जाऊंगा, ये इनकी जो जेन्युइनिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। इस बात को मैं एश्योर्ड करता हूं। यानी पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि शेर सिंह राणा एक एंकर होंगे और अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपनी बात को सार्थक बताने के लिए कुछ सबूत मेरे हाथ में देंगे। ये मेरे लिए भी अपने आप में पहला एक्सपीरियंस है कि सामने बैठा हुआ कोई शख्स मुझे ये कहे कि मैं बन जाता हूं एंकर, आप बन जाएं गेस्ट। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, 15 मिनट दिया आपको। जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो फूलन देवी हैं, उनको आप अगर एक लाइन में उनको डिफाइन करें तो आप क्या एक भारतीय जनता के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग उनके जो है चाहने वाले हैं, कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, तो आप फूलन को क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं? मेरी नजर में फूलन देवी एक दस्यु सुंदरी यानी बैंडिट क्वीन थी, पहला। मेरी नजर में फूलन देवी, जितना हमने इतिहास पढ़ करके जाना कि उन पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। हालांकि उन पर जो अत्याचार किया वो डकैतों ने किया, डाकुओं ने किया, लेकिन जब बाद में उन्होंने बदला लिया तो जिनसे बदला लिया उनमें से कई ऐसे भी थे जो इनोसेंट थे, और कुछ इनोसेंट का भी उन्होंने कत्ल किया। जब कत्ल किया तो कातिल, जब जुल्म हुआ तो मेरी नजर में तब पीड़ित है वो। देखिए, तो जैसे कि आपने अपना एक जो विचार था उनके लिए वो आपने रखा, तो आपने, क्योंकि आपके विचारों में दोनों मिश्रण है कि भाई उन्होंने, लेकिन फिर भी मिश्रण भी है कि भाई उन्होंने जो है अपने ऊपर जो जुल्म हुआ, जिसको भी आप जुल्म मानते हैं, उनसे उन्होंने मतलब बदला लिया। तो उस बदले को ऐसा ही बोला जाता है, मुझे लगता है आपके भी शायद वही लाइन हो कि भाई बेहमई कांड उन्होंने किया, इसके अलावा तो कुछ है नहीं जी, है ना। तो मैं आपको कुछ पेपर्स जो है वो दिखा देता हूँ, मतलब दे देता हूँ एक एक करके, और उसको आप, ये मैंने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप, क्योंकि वैसे तो आपने खुद ही बताया कि 20 लोग मरे, तो एक तो ये जो शुरू का जो कागज है
है ना, इसको आप थोड़ा सा पढ़ूं मैं? हाँ, बस ये ठीक है, आखिरी के आप जो, दें हाँ, आखिरी के 3 नाम। इस पेपर में लिखा है 14 फरवरी 1981 शनिवार शाम के 4 बजे निम्न निहत्थे निर्दोष कर्मवीर गांव वालों का डाकुओं द्वारा सामूहिक नरसंहार। और जो हाईलाइटेड है वो है रामचंद्र सिंह, राम अवतार, तुलसी राम, नजीर खान, यानी एक मुस्लिम भी थे। आप जी, ये बताना जी, चाहते हाँ, हैं? एक मिनट बस, है ना, जी, यहीं पर ही। जी, बस जी, अभी रख लीजिए अपने ठीक है पास ही। जी। तो जो कि एक कंफ्यूजन है, आप पूरे पिछले 45 साल से हम्म, किसी भी न्यूज़ चैनल में, देश के किसी भी अखबार में सिर्फ एक ही डायलॉग चलता है अभी तक भी। क्या चलता है? ठाकुरों को कि मार दिया। फूलन ने 22 ठाकुरों को अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए लाइन में खड़ा करके मार दिया। हम्म, तो ये जो आपने अभी नाम पढ़े हैं आखिरी के, तो ये नाम तो राजपूत नहीं है। इट मीन्स कि जो पिछले 45 साल से देश की जो मीडिया है वो यानी कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते इन कागजों को देखने के बाद? एक फैक्शन ने, नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि एक फैक्शन ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। ये आपका मैं कहना ठीक आपको है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, आप ठीक कह रहे हैं ये। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस चैनल ने इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन दी हो आज तक। पिछले 45 साल से सिर्फ यही बात है ठीक कि भाई ठाकुरों को मार दिया, फूलन ने ठाकुरों को मार दिया, अपना बदला लेने के लिए मार दिया। ठीक है जी। अब जो आपने ये जो फर्स्ट नंबर पे जो नाम था जी, क्या नाम था? रामचंद्र सिंह। हाँ, इसकी एज कितनी है? 16 साल। 16 साल जी, ठीक है। तो जो ये 16 साल के व्यक्ति हैं, दूसरी बात ये बोलते हैं, आपने हमेशा, आपने भी शायद बोला कि उनके साथ बड़े, फूलन के साथ बड़ा ट्रबल्स हुए। एक उसमें से जो सबसे बड़ा उनके साथ प्रॉब्लम बताई जाती है वो बताई जाती है कि उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। ठीक है ना जी। तो मैं चाहूंगा कि इसका आप तीसरा पन्ना एक बार देख लीजिए, 3rd पेज। पहला, दूसरा और इसके बाद तीसरा पन्ना देखूं मैं? इसमें जो लिखा है पढ़ना है मुझे? हाँ, मैं हिंदी तर्जुमा भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पढ़ लीजिए। ये एक कानपुर की कहानी नहीं बल्कि एक न्यूज पीस है और इसमें ये लिखा हुआ है, आफ्टर 43 years द एंटी डेकोइटी कोर्ट ऑन वेंसडे गेव द वर्डिक्ट इन द 1981 बेहमई मैसेकर इन कानपुर देहात। यानी 43 साल के बाद में अदालत ने बेहमई कांड में फैसला सुनाया। मुन्नी देवी तब 11 साल की थी और लाल सिंह से उनकी शादी हुई थी और लाल सिंह उन 20 विक्टिम में थे जिनकी एज, जिनमें से एक की एज 13 साल रही। बस ठीक है। तो इनकी एज कितनी बताई आपने? 13 years। जी, इनकी 11 तब थी और 13 लाल सिंह की एज। हाँ, चलिए। तो इनकी उम्र जो है, तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई फूलन की बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, तो इससे छोटी उम्र में तो नहीं हुई जितनी इनकी? करेक्ट। जी जी जी। ये तो उनसे भी छोटी थी। और इनके पति को फूलन ने जब मार दिया तो ये तब तक गौना नहीं हुआ था इनका। पहले छोटी उम्र में शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि फूलन की बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो इसको इतना बड़ा हवा बताते हैं। अच्छा। कि जैसे पता नहीं क्या हो गया था। हम जितने भी लोगों की दादी अम्मा हैं सबकी उम्र 15 साल से पहले ही हुई होगी। किसी से भी पूछ लेना पूरे देश के लोगों से, तो कोई फूलन अजूबा नहीं थी। ये आपके सामने है, बेहमई कांड में ये जो महिला हैं इनके पति की हत्या हुई। ठीक है ना, मेरी दादी की भी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। तो इनकी पति की जब हत्या हो गई तो ये एक भी दिन अपने पति के साथ नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन एक विडो की तरह उनके अपने पति के नाम पे गुजार दिया। अच्छा। आज भी ये महिला बेहमई गांव में रहती हैं। और आप सोचिए कि इनका त्याग सोचिए, इनका बलिदान सोचिए। अच्छा। कि एक व्यक्ति मर गया और उसके नाम पे, जिसकी इन्होंने सिर्फ फेरे हुए थे, शादी हुई थी लेकिन गौना नहीं हुआ था, कभी उनके साथ रही नहीं थी, और एक विडो की तरह जो है उनके नाम पे इन्होंने अपना जीवन गुजार दिया। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम जीवन में परेशानी को देखेंगे तो पूरा जो जीवन है फूलन के साथ ज्यादा अत्याचार हुआ कि ये जो महिला है जिसकी 11-12 साल में शादी हो गई, एक भी दिन पति को नहीं देखा, पति की हत्या कर दी गई, जो कि एक
बच्चा था, इनोसेंट बच्चा था, फिर इस महिला को उस पति के घर में ले जाया गया और वहीं छोड़ दिया गया और एक विडो की तरह आज तक भी इन्होंने अपना जीवन काट रही हैं। एक महिला के लिए इससे पीड़ा का कुछ हो सकता है? जिन्होंने ये दर्द सहा, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, शेर सिंह राणा जी। जो भी पीड़ित रहे, मेरी क्या पूरे हिंदुस्तान की सहानुभूति उन सभी के साथ में है। लेकिन खून का बदला खून तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं देखिए, इन्होंने तो फूलन को कुछ कहा नहीं। ये जो इसका पति है या ये जो महिला है, इन्होंने तो ना फूलन को पहले कभी कहा ना बाद में कभी कहा। इनके तो ये तो इनोसेंट थे और इनोसेंट ही मर गए। अब आप एक बार दूसरा पेज भी निकाल दीजिए, बस जो ग्रीन, हाँ, अच्छा, जो हाईलाइट हुआ है ये एक और न्यूज़ पीस है और इसमें लिखा है बहमई कांड। फूलन देवी ने उस दिन सिर्फ ठाकुरों को नहीं मारा था और किसी को कोट करके लिखा जा रहा है, कोट अनकोट, फूलन हमका मिल जाए तो कच्चों चबा जाए, यानी फूलन हमें मिल जाए तो कच्चा हम चबा जाएंगे। ये किसी ने कोट अनकोट करके लिखा है। बहमई की एक छोटी सी बच्ची सीता ने ये बात मुझसे 1988 में कही थी। सीता की उम्र उस वक्त 17 साल थी। किस सीता की बात कर रहे हैं आप इसके जरिए? क्या सीता का कोई संबंध बहमई कांड से है? ये जो बच्ची थी उस समय, इसकी उम्र उस समय जब बहमई कांड हुआ तो ये बच्ची 1.5-2 साल की थी। तो जब इसके पिता को फूलन मारने लगी तो इसकी जो माँ थी, उसकी गोद में ये बच्ची थी और वो अपने पति को बचाने के लिए गई। तो जब फूलन के पास वो अपने पति को बचाने के लिए गई तो फूलन ने इस बच्ची को इसकी माँ की गोद से लिया और लेके जो है जमीन पर पटक दिया। तो पटकने से क्या हुआ कि इसके रीढ़ की हड्डी जो है वो कुछ डिस्टर्ब हो गई। अच्छा। जिसके कारण जो है इसकी कभी हाइट नहीं बढ़ पाई। ये 1.5 फुट ही इसकी हाइट बढ़ पाई। अच्छा। और ये तब 2 साल की थी और जब ये करीब 20-22 साल की हुई तो फिर ये इसकी डेथ हो गई अभी कुछ साल पहले। अच्छा। तो इस बच्ची ने तो मुझे नहीं लगता कि फूलन को कभी कुछ कहा होगा जीवन में या कभी। मैं बीच में शेर सिंह जी, हालांकि एंकर की भूमिका बहुत अच्छी निभा रहे हैं आप और हमारी नौकरी आपके जरिए खतरे में पड़ सकती है, इतना तो मैं कहूंगा। लेकिन क्या फूलन देवी से नफरत है आपको? नहीं, देखिए, मुझे नफरत नहीं है। मैं आपको गुस्सा है? नहीं, आपने क्योंकि मुझसे क्वेश्चन, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई आप फूलन को किस नजरिए से देखते हैं, तो नजरिया क्लियर होना चाहिए ना। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे सभी लोगों को अपना आइडियल चुनने का अधिकार है, ठीक है, फूलन देवी को भी आइडियल चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग फूलन को अपनी माँ बोलते हैं या अपना आइडियल मानते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे लेकिन जब आप उनको आइडियल चुनते हैं तो आप ये बोलने के अधिकारी नहीं है कि फूलन ने अपने साथ गलत करने वालों की हत्या करके बदला लिया। क्योंकि जिनको आपने मारा है तो आप उनको आरोपित कर रहे हैं कि वो बलात्कारी थे, वो डाकू थे। तो या तो आप जो भी फूलन के को आइडल मानने वाले हैं हमारे भाई बंधु, या तो वो ये साबित कर दें कि ये जो 20 लोग हैं ये कोई डाकू थे या इन्होंने फूलन के जीवन में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। अगर वो ये साबित कर देंगे तब तो बात जायज होगी। ये बात इससे पहले भी आप कह चुके हैं, लेकिन मैं एकदम सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप एंकर की भूमिका से बाहर आकर के मुझे वापस से मेरी जिम्मेदारी दे रहे हैं, 1 सेकंड के बाद दे दूंगा, 1 मिनट मेरे। देखिए, तो अब ये मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए, आखिरी में आपने खुद ही बता दिए। ये कभी कभी लोग थोड़ा सा डाउट क्रिएट करते हैं कि भाई ये जो बहमई में जो मरे हैं इसमें दलित नहीं था, पिछड़ा नहीं था, मुस्लिम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये पेपर्स मैं आपको दे रहा हूं। इसमें ये जो 3 आखिरी के नाम आपने बताए, इनके जो घर राम अवतार, तुलसीराम और नजीर खान, ठीक है। तो आपको पता है हमारे देश में इन तीनों वर्गों के लिए आयोग बने हुए हैं। जी। मुस्लिम भाइयों के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, दलित भाइयों के लिए SC/ST आयोग है और पिछड़े समाज के लोगों के लिए पिछड़ा आयोग है। ठीक है जी। तो इनके फैमिली मेंबर्स ने अपने न्याय के लिए, अपने लिए कुछ कि भाई हमारा
परिवार का व्यक्ति की हत्या हुई फूलन गैंग के द्वारा, तो हमें न्याय नहीं मिला, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, तो उसकी डिमांड रखने के लिए अपने अपने आयोग में ये एप्लीकेशंस दी थी जो मैंने आरटीआई के द्वारा प्राप्त करी। इसमें जो राम अवतार हैं उनके परिवार के भी, उनके लड़के ने, जो तुलसीराम है उनके भाई ने, और जो नजीर खान है उनके भी लड़के ने, तो उन लोगों ने जो है ये एप्लीकेशन अल्पसंख्यक आयोग और सब जगह पे दी है। तो मैं चाहूंगा जो बस हरा हरा जो कोट है वो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ दें। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ 14 फरवरी 1981 को जनपद कानपुर देहात के बेहमई गांव में डाकू फूलन देवी और उसके गिरोह द्वारा किए गए सामूहिक नरसंहार में मारे गए निर्दोष अल्पसंख्यक नजीर खान उर्फ नजमुल हसन ने पीड़ित परिवार को सामाजिक न्याय एवं उचित सरकारी सहायता के संबंध में। अब बस उनका जो एप्लीकेंट का भी नाम पढ़ दीजिए। वसीम अहमद, ये इनके सुपुत्र हैं। ठीक है, दूसरा भी पढ़ दीजिए। एक और एप्लीकेंट हैं जिनकी तरफ से एप्लीकेशन लगाई है धनीराम ने। और कौन से आयोग में? ये है पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, और इसके अलावा आपने बताया SC/ST कमीशन में भी। हाँ ठीक है, SC/ST कमीशन में राम अवतार के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई है। ठीक है वो जी। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है कि देश की जनता को, मुझे आप ये बताइए कि क्या आप कोई गुंजाइश रही है ये बात रिपीट करने की कि भाई फूलन ने ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये जब देखिए आयोग में कोई ऐसे तो जा नहीं सकता। हाँ। जब आप उससे संबंध होगा तभी जाएंगे ना, और ये आज की एप्लीकेशंस नहीं है। आपकी ये सारी बातें ठीक हैं। जी, आपकी सारी बातें ठीक हैं। 13 साल वैसे भी तिहाड़ में गुजारने के बाद इंसान वैसे भी आधा वकील हो जाता है। हाँ, आपकी सारी बातें ठीक और मैं आपको दूंगा, फिर आप अपनी भूमिका में आ जाइएगा। ठीक है, ये बस इसका काम तो हो गया। ये जो है, जो बेहमई कांड है, ये उसका जजमेंट है। अच्छा। और ये सर्टिफाइड कॉपी है। दुनिया में जो चाहे वो आप बता दीजिएगा, FIR नंबर वगैरह, कोई भी जाके ये सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से 500 रुपए में निकल जाएगी। पूरे देश में हजारों यूट्यूबर्स हैं और पता नहीं कितने कितने लोग हैं, तो वो ये निकाल सकते हैं। इसमें साफ साफ बताया हुआ है, इसमें सजा हुई है फूलन के गैंग को, क्योंकि फूलन के गैंग के जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, अधिकतर लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि 50 साल पुराना मुकदमा है, 45 साल, तो अधिकतर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जो लोग जीवित थे तो उसमें जो है उनको आजीवन कारावास हो गई। लास्ट ईयर ये फैसला आया है। तो मैं आपको ये जो बेहमई कांड का जो जजमेंट है, तो इसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको देना चाहता हूँ। और क्योंकि बहुत बड़ी है तो पूरा तो नहीं पढ़ना संभव, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट आउट किए हुए हैं। दे आप तो ऑपरेटिंग पार्ट मैं बहुत तेजी के साथ में पढ़ लेता हूँ। ये बेहमई कांड का जजमेंट है, 1981 में हुआ था, और ये जजमेंट मेरे हाथ में अभी है। और इसमें एक बार हम बिल्कुल ऑपरेटिव पार्ट इसका वो थोड़ा ग्रीन नहीं, एक आपने हाईलाइट किया है कहीं पर भी? हाँ, बस ये क्या है कि सिर्फ आप पहले वाला उठा लीजिए, पहले वाले जो पेजेस हैं। ठीक है, तो उसमें एक तो 31 पेज पढ़ दीजिए हल्का। पेज नंबर 31 आप बोल रहे हैं? हाँ, मतलब उसमें पेज जो हाईलाइट है 31। हाँ, ये पढ़ दीजिए एक बार। पेज नंबर 31 में लिखा, मरने वालों में जगन्नाथ सिंह, खुशीराम सिंह, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामाधीर सिंह, रामचंद्र सिंह, शिवराम सिंह, शिव बालक सिंह, बनवारी सिंह, लाल सिंह, दशरथ सिंह, नरेश सिंह, बनवारी सिंह, हिम्मत सिंह, हुकुम सिंह, हरिओम उर्फ देव सिंह, और 3 बाहरी लोग थे जो उस समय गांव में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, जिसमें एक मुसलमान, एक काछी, एक धानुक था। ये काछी क्या होते हैं मालूम है आपको? काछी किसको बोलते हैं? नहीं। काछी जो है वो जो एक सैनी समाज आपने सुना। अच्छा। आपके यहाँ जो OBC वर्ग से आते हैं, पूर्वांचल में उनको जो है मौर्य लिखते हैं वो लोग। अच्छा। मौर्य टाइटल लिखते हैं। कुशवाहा लिखते हैं कहीं पर, और हमारे वेस्टर्न यूपी में जो है सैनी लिखते हैं। जो मुख्यमंत्री अपना हरियाणा के हैं नायब सिंह सैनी जी, तो काछी जो है वो सैनी भाई होते हैं। अच्छा। तीसरे आपने पढ़ा धानक। ये धानक जो है ये SC वर्ग में आते हैं, तो ये भी उस में बेहमई कांड में मृत्यु हुई है, ये वो लोग हैं। थोड़ा सा और आगे भी बता दीजिए क्या लिखा है। एक धानक था मान सिंह यादव, इस समय समाजवादी पार्टी का नेता है। इसके पास इस समय लूटपाट करके अकूत संपत्ति बनाए हैं। बस एक सेकंड जी।
ये आपने ये जो नाम पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, एक बार पढ़ लीजिए। मान सिंह यादव। मान सिंह यादव। ये मान सिंह यादव जो है, इसको जब आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो 20 लोग मरे हैं, कम से कम इस मान सिंह यादव, ये जो डाकू था, सहयोगी था फूलन का, सबसे ज्यादा लोगों को इसी व्यक्ति ने मारा है। अच्छा। और आपने जैसे आगे बताया इसमें पढ़ के कि वो समाजवादी पार्टी का नेता भी है। और मान सिंह यादव, मजे की बात है कि आज तक इस केस में वांटेड है, फरार है अभी भी। अच्छा। इस केस का फैसला आने के बाद ये जो मान सिंह यादव है ये फरार है। और अब इससे भी बड़ी बात सुन लीजिए। आपको मालूम है कि ये मान सिंह यादव कौन है? कौन है? फूलन का दूसरे पति का क्या नाम है? फूलन की कितनी शादियां हुई हैं मालूम है आपको? विक्रम मल्लाह की बात कर रहे हैं आप? फूलन की कितनी शादियां हुई हैं? एक जब वो बहुत कम उम्र की थी, पुत्तीलाल, पहला हस्बैंड। उसके बाद विक्रम मल्लाह से रिश्ता हुआ। हाँ, फिर तीसरी शादी मान सिंह यादव से हुई ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली उनकी शादी हुई मान सिंह यादव से, जो इनका साथी है ये। कब हुई? ग्वालियर जेल में हुई। फूलन ने 19 अप्रैल 1985 में एफिडेविट दिया कि हमने गंधर्व विवाह किया है और हमें एक साथ रहने की इजाजत दी जाए, ग्वालियर जेल प्रशासन को। तो उन्होंने जो है इन दोनों को एक साथ एक सेल में रहने की इजाजत दी। ठीक है। इस बिहाफ पे कि ये शादीशुदा मैरिड कपल है और वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह वहां पर रहे, क्योंकि फूलन की इच्छा थी कि उनके कोई बच्चा हो। तो इस मान सिंह यादव के साथ वो लोगों ने शादी करके और वो एक साथ रहे। तो बच्चा तो नहीं हो पाया, लेकिन वो लीगली उसने इसके साथ मैरिड हुई है, मान सिंह यादव के साथ। और चौथी शादी जो है वो उमेद सिंह के साथ हुई, जब वो जेल से छूटकर आ गई जी। तो जब फूलन के नाम पर, फूलन के साथ मिलकर भेमई हत्याकांड किया मान सिंह यादव ने। हाँ। बच्चा पैदा करने की कोशिश करी, शादी की मान सिंह यादव ने। हाँ। और जब बाहर निकल गई फूलन, हाँ। जब सांसद बन गई, जब पैसे आ गए, जब हर चीज आ गई, तो मान सिंह यादव को साइड कर दिया और उमेद सिंह से शादी कर ली। तो मान सिंह यादव के दिल पर क्या बीती होगी आपके हिसाब से? देखिए शेर सिंह राणा जी, मैं किसी का भी कैरेक्टर एसोसिनेशन तो नहीं कर सकता, ठीक है? वो उनकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है, किसे चुनती हैं, किसे नहीं चुनती हैं। अगर उन्होंने डकैती छोड़ी तो फिर हो सकता है उनके जहन में आया हो कि डकैत का साथ भी छोड़ना है। ठीक है। किसी भी महिला के लिए किसी भी पुरुष का चयन वो उसका अपना अधिकार है, इसे लेकर के मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे कर दूं? तो मैं आपसे, अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि भाई जो मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन को सांसद का टिकट दिया, तो मान सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी का बाद में नेता भी बना फूलन की तरह ही, अभी कहाँ है मान सिंह? मान सिंह यादव एस्केप है। मैं तो योगी जी की पुलिस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस व्यक्ति ने भेमई कांड में सबसे ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या की है, तो क्यों नहीं उस मान सिंह यादव को जो है, जब पुलिस से वांटेड है, कोर्ट ने उसको जो है नॉन अवेलेबल वारंट किए हुए हैं इतने सालों से, तो क्यों नहीं उसको पकड़ते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाए आज तक? तो ये भी दुर्भाग्य है। अब मैं एक बार फिर से अपनी भूमिका में आता हूं। हाँ, बिल्कुल। ये सभी पेपर मेरे पास में रहेंगे बतौर साक्ष्य, क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट के साथ में इसे दिखाने जा रहा हूं पहली बार जो हिंदुस्तान देखेगा। मैंने एक सीधा सवाल यह किया था कि क्या फूलन देवी के लिए आपके दिल में नफरत है? आपने फिर भी थोड़ा गोलमोल सा जवाब दिया शेर सिंह राणा जी। फूलन देवी के साथ जो भी हुआ, उनका जब दुष्कर्म हुआ, मैं यहां पर किसी कास्ट को नहीं लेकर के आ रहा, किसी समय को नहीं लेकर के आ रहा, किन्हीं भी हालातों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनके साथ में दुष्कर्म हुआ, उस पर आपकी संवेदनाएं हैं या नहीं? एक महिला के साथ में यह राजपूत खून ही उबलता रहता है। नहीं, राजपूत तो हमेशा न्यायप्रिय रहे हैं और एक न्यायप्रिय व्यक्ति के अकॉर्डिंगली ही मैं बता रहा हूं कि फूलन के साथ या किसी भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है, कि किसी पुरुष के साथ भी होता है, तो गलत है।
फूलन के साथ जिन लोगों ने गलत किया हम्म। वो है श्रीराम, लालाराम और कुसुमा नाइन। ये डाकू गिरोह था, उनके एंटी गिरोह था फूलन के। इन लोगों ने विक्रम मल्ला को ये हत्या करी। हाँ। और जो जंगल का एरिया था जहां ये डाकू घूमते रहते थे, वहां पे फूलन के साथ कुसुमा नाइन ने और इन लोगों ने जो है गलत किया। कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं, आपके भी मन में आ रहा होगा, कि कोई महिला ऐसे ही किसी को 20 लोगों को क्यों मार देगी। आप भी, क्योंकि कई लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूं कि कोई 20 लोगों को क्यों मार देगा अगर उन्होंने उसके साथ गलत नहीं किया। इसके 2 साल के बाद, इसके 1-2 साल के अंदर जो कुसुमा नाइन है उसने भी 14 लोगों की सामूहिक हत्या करी। बेहमई कांड की तरह ही जो है वो अस्ता कांड है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। फूलन के एंटी गैंग था श्रीराम, लालाराम और कुसुमा नाइन का, जिनका भी 1 हफ्ता पहले देहांत हुआ। तो अस्ता कांड में उस कुसुमा नाइन ने भी 14 मल्लाह लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया। तो आप बताइए, उन मल्लाह भाइयों को हम कहने लगे कि भाई वो गलत थे, उन्होंने किसी का रेप करा था या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो ये उन जो हमारे वो जो 14 मल्लाह समाज के भाई जो शहीद हुए अस्ता कांड में, ये उनके ऊपर बेइज्जती नहीं होगी? फूलन देवी को लेकर के आपके मन में क्या है, ये अभी तक भी मैंने नहीं जाना शेर सिंह राणा जी। लेकिन तुलसीराम सिंह, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, जगन्नाथ सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामाधीर सिंह, शिवराम सिंह, शिवलाल सिंह, बनवारी सिंह, लाल सिंह, नरेश सिंह, हिम्मत सिंह, हुकुम सिंह, हरिओम सिंह, ये जो सिंह और जिनकी हत्या की गई, क्या 1981 से लेकर के 2001 तक या फिर आज भी शेर सिंह राणा का खून खौलता है? देखिए, मैं आपको हाँ या ना? आपकी मुस्कान इनोसेंट हो सकती है, लेकिन मैं आपके दिल को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्या राजपूत खून उबाल मारता है शेर सिंह जी? मैं एक बात और भी बता दूं, ये भी इंफॉर्मेशन आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी। ये जितने भी नाम आपने पढ़े हैं, अब एक बार मुझे वो भी बता दीजिए। हालांकि आप ये कहते हैं कि जिस दिन फूलन देवी की हत्या हुई आपको अरेस्ट किया गया, जबरदस्ती आपकी जबान के जरिए यह बयान दिलाया गया कि आपने हत्या की, हत्या में शामिल थे या फिर आपने षड्यंत्र रचा, आप ये कहते हैं। और कानूनी तौर पर हालांकि आपने ये बताया कि आप पर पुलिस ने प्रेशर डाल करके इस तरह के बयान दिलाए, मैं कैसे मान लूं? नहीं, देखिए क्या है कि कोई भी केस हो पूरे देश के अंदर, उसका क्या हुआ था उस दिन, हुआ क्या था? मुझे अगर बिल्कुल सेकंड टू सेकंड एक बार बता सकें आप। किस दिन? जिस दिन फूलन की हत्या हुई साल 2001 में। वो तो मैंने आपसे बता दिया कि जब आपको पुलिस पकड़ करके ले गई, उसके बाद उस समय नहीं पकड़ा, उस समय नहीं। 2 दिन हाँ के बाद में पुलिस ने जब अरेस्ट कर लिया नेक्स्ट डे ही, और उससे अगले दिन मुझरे को उन्होंने मीडिया के सामने लेकर आए। तो उसके बाद उन्होंने मेरा रिमांड ले लिया, 14 दिन का रिमांड मिला उनको। तो उसमें मतलब पूछताछ करने के लिए मिलता है। टॉर्चर किया? वो तो बड़ी नेचुरल बात है। देखिए क्या है कि जब आप रिमांड पे होंगे, पुलिस रिमांड पे, तो भाई आप पुलिस कस्टडी में है, वो जैसा चाहेंगे, 3rd डिग्री जो चाहेंगे, जो डिग्री चाहेंगे वही डिग्री आप पे यूज कर लेंगे। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, ये बड़ी अंडरस्टूड बात है कि जब आप शेर सिंह राणा टूटे नहीं, लेकिन नहीं टूटे क्या भाई, हमने उनको ये कहा भाई ठीक है जो आप कहेंगे बोल देंगे। आप क्या करेंगे बताइए? आप कितने दिन रिमांड पे थे आप? 14 दिन का। क्या होता था दिन में, रात में? नहीं, वो पानी पिलाते थे, खाना देते थे? नहीं, खाना तो देंगे, लाठियां मारते थे, लेकिन आपका खाने का मन नहीं करेगा। खाना देंगे लेकिन खाने का मन नहीं करेगा। सोने देते थे? हाँ, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही क्रिएट करते हैं। अगर आपको शारीरिक रूप से डंडे से नहीं पीटना, सबसे अच्छी जो टॉर्चर है वो है सोने मत दो, है ना। तो वो तो क्या है कि 8-8 घंटे की ड्यूटी करके दूसरे लोग आ जाएंगे, आप तो वही है ना। डर गए थे आप? नहीं, इसमें डर या वो नहीं है। देखिए क्या है कि ठाकुर साहब डरे नहीं? आपको अपने मेंटल जो स्टेटस है भाई, आपका कोई लेना देना नहीं है। आप एकदम से किसी चक्रव्यूह में फंसा दिए जाएंगे, तो नेचुरल बात है कि आपका तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और पुलिस क्या है कि एक स्ट्रेटेजी यूज करती है, आपको बता दूं मैं, इस तरह के सभी केसेस में। वो स्ट्रेटेजी क्या होती है, कई बार आपने न्यूज में खबरें देखी होंगी, कैसी कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में जब दंगा हो गया
तो क्या अमानतुल्लाह, क्या नाम था उनका, वो जो एमएलए थे, अमानतुल्लाह। हाँ, तो जब उनको अरेस्ट करने के लिए गए तो उनको बड़े प्यार मोहब्बत से बात करते हुए जो है पुलिस वाले लेकर आए कि अरे सर कुछ नहीं होगा, और थोड़ी देर थाने में बात करनी है और फिर आप आ जाइएगा। तो पुलिस की एक स्ट्रेटजी होती है कि क्योंकि दो तरह के पुलिस ऑफिसर हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, जैसे आपको काम दिया गया कि भाई आप जाइए और लेकर आइए। अब एक जाएगा और जाके जो है उसको कहेगा भाई चलो, तो वो विरोध करेगा, तो वो वहां पे इस तरह का माहौल क्रिएट कर देगा कि आपस में लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई का परिणाम क्या होगा कि उसमें पुलिस वालों के भी पत्थर लगेंगे, डंडे लगेंगे, और जो सामने वाले लोग हैं उनके भी जो है पकड़ने गए थे एक को, उसमें पता लग रहा 10 लोगों को चोटें लग गई और फिर जबरदस्ती कोई नया मुकदमा भी लग गया। ठीक है। तो जो बेवकूफ पुलिस ऑफिसर है उसका तरीका तो होगा ये वाला, और जो समझदार ऑफिसर है जिसकी लोग बुराई करते हैं वो क्या करेगा, वो उसको बेवकूफ बनाएगा, षड्यंत्र रचेगा, क्योंकि उसका मकसद है उसको लाना, तो जेल में देना। आपके साथ क्या क्या हमारे साथ उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई, उन्होंने कहा अरे भाई जो बोल रहे हैं बोल दो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, अभी 6 महीने के बाद छूट जाओगे। वो डर भी दिखाते हैं ना कि अगर बयान नहीं दिया तो एनकाउंटर कर देंगे, एनकाउंटर में मार दिए जाओगे। क्या है कि मैंने आपसे बताया कि उनकी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी तो ये है कि वो आपको क्या है मेंटली प्रिपेयर्ड कर देंगे कि अरे कुछ नहीं है, अब तो पकड़ तो गया, 6 महीने में छूट जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा केस में, कुछ है ही नहीं केस में, है ना, तो हम तेरी मदद कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। लेकिन वो आपको जो है वो किस लिए करते हैं, जिससे कि अगर जब आप मीडिया के सामने जाओ तो आप हो हल्ला ना करो, ठीक है, आप जो है डिप्रेशन में ना चले जाओ कि आप लॉकअप के अंदर ही जो है आत्महत्या कर लो, या क्योंकि अगर वो ये कहेगा भाई तू तो छूटेगा ही नहीं कभी, तो तेरे को तो फांसी होएगी, तो आप डिप्रेशन में जाके हो सकता है कि जेल पहुंचने से पहले ही जो है आत्महत्या कर लो लॉकअप के अंदर ही। तो वो आपको जो है उनकी स्ट्रेटेजी है ये कि वो आपको जो है मेंटली जो है वो प्रिपेयर्ड कर देंगे, और ऐसा कर देंगे कि अरे अभी 2 महीने में छूट जाएगा। जैसे शायद जब उनको अरेस्ट करके ले गए होंगे तो उनको कहा होगा अरे थाने चलो, डीसीपी साहब अभी बात करके अभी भेज देंगे, लेकिन उसके बाद उसको जेल भेज दिया, अब वो 3-4 साल जेल में रहा। तो ऐसे ही मेरे को भी उसने क्या कहा कि अरे कुछ भी नहीं होगा, अभी छूट जाओगे यार। ये कहानी हो गई हत्याकांड की, ये कहानी हो गई पुलिस रिमांड की। इसके बाद आपकी कहानी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल के बारे में आप बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन जो आपने नहीं बताया वो मैं इस पॉडकास्ट में लेकर के आना चाहता हूं जी। रिमांड से तिहाड़ का सफर कैसा रहा, कितनी बार टूटे, कितनी बार बिखरे, कितनी बार घर वाले मिलने आए, कितनी बार घर वालों ने कोसा, कितनी बार पुलिस वालों ने परेशान किया, कितनी बार ये लगा कि काश कि मैं अपनी बात भी कह दूं, कितनी बार मीडिया ट्रायल हुआ, कितनी बार तिहाड़ ने डराया, कितनी बार पुलिस के डंडे से डरे आप। क्या है कि 2 तरीके पुलिस के होते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, एक होता है डंडे से डराना और एक होता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर देना कि चाहे आपने किया है कि नहीं किया है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर देना कि भाई अब तू फंस तो चुका ही है, या तुझे अब जेल तो भेजा ही जाएगा, अब तो तू बस इसके लिए मन बना ले। लेकिन क्या है कि तेरे को 2 महीने में 6 महीने में छूट जाएंगे। अब जब मैं जेल पहुंचा तो मुझे तो यही गलतफहमी थी कि भाई अभी तो पुलिस वाले ने मुझे एंट्री से कहानी चाहिए। हाँ, एंट्री से ही बता रहा हूं। अच्छा, एंट्री जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जेल के दरवाजे खुले, अंदर आप गए, चारों तरफ थालियां बज रही हैं, बड़े ब्रूटल क्रूर किस्म के वहां अंदर गैंगस्टर, आतंकवादी, गुंडे, मवाली सभी होते हैं। तिहाड़ जेल, पहला कदम। अब जब पहला कदम, हाँ बिल्कुल, पहला कदम जब मेरा अंदर रखा गया तो मेरा वास्ता जो सबसे क्या है कि जब मैं अंदर पहुंचा तो जो जेल का जो मेन एरिया होता है उसको बोलते हैं चक्कर। हाँ ठीक है। उस चक्कर से ही डिसाइड होता है कि जो नए बंदे जेल में आए हैं तो उन लोगों को किस किस वार्ड में भेजा जाएगा, क्योंकि जेल के अंदर कई वार्ड्स होते हैं। तो एक लाइन लगी हुई थी। तो क्या हुआ कि जब मुझे भी एक कैदी वहां पे लेके गया तो मतलब मैं उसके जैसे जैसे नजदीक जा रहा था तो मैंने देखा कि जो लोग लाइन में खड़े हुए थे
तो फटाफट उनके वार्ड जो है वो तय किए जा रहे थे। अच्छा। तो हर व्यक्ति को करीब करीब हर दूसरे व्यक्ति को जो है 1-2 थप्पड़ तो लगा ही रहे थे। ओह, हाँ। कैदी? हाँ, कैदी, यानी जो भी नया कैदी आ रहा है उसे, नया अंडर ट्रायल आ रहा है, अंडर ट्रायल जो भी आ रहा है हाँ। उसे 2-3 थप्पड़ लगा रहे थे। हाँ, मतलब कि चेहरे पे, हाँ, चेहरे पे लगे, सर पे पीछे, लगे, अच्छा। जहां पर भी है ना। जैसे वो क्या है कि उसको मुलायजा बोलते हैं। तो जब आप जेल में फर्स्ट टाइम जब कोई भी जब जाएगा पहले दिन, तो उसका मुलायजा होएगा। तो उसमें यानी जैसे मुलायजे में, बादशाहों में कहा जाता था बादब, बामुलायजा, होशियार, हाँ हाँ तो नए अंडर ट्रायल आ गए हैं, हाँ ये मुलायजा शुरू किया हाँ, तो जाए। मुलायजा होगा। मुलायजे अच्छा। में क्या है कि पहले आपका थोड़ा मेडिकल होगा, अच्छा। आपका हाइट, वेट और कोई निशान जो है वो सब लिखा जाएगा। और भाई कोई चोट फेट तो नहीं, क्योंकि पुलिस कस्टडी से हालांकि भी कुछ चीजें बहुत जख्म होती हैं शेर सिंह राणा जी, मुझे भी पता है, किसी भी अंडर ट्रायल के लिए बहुत बड़ा जख्म होता है। क्या स्ट्रिपिंग हुई थी? क्या चीज? क्या स्ट्रिप किया गया था कपड़े हटा करके? नहीं, देखिए क्या है कि आप कोई निशान बताएंगे उनको, ठीक है। ना? तो जैसे मेरा तो एकदम हाथ पे ही था यहाँ पे, है ना। अब आप मान लो ऐसी जगह निशान बताएंगे तो वो तो देखना तो पड़ेगा उनको, है ना। तो कोई ऐसा निशान बताना पड़ता है, क्योंकि जब आपको रिलीज करेंगे तो वो जो निशान आपने बताया होगा रिलीज वाले डे भी वो निशान, ठीक है, देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी इंडियन जेल्स में कि भाई पूरे कपड़े उतारे जाएं। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं जैसे है। कई फिल्मों में दिखाते ही हैं, वो एक खांसने वाला जो एक ट्रायल होता है। नहीं, वो डॉक्टर वहां पे बैठे रहते हैं। हाँ। तो वो खांसने वाला इसलिए ट्रायल करते हैं कि टीबी वगैरह तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि फिर आपको टीबी वार्ड में भेजा जाएगा, तो वो आपसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे। भाई आप, इंसल्टिंग होता होगा वो, बहुत ही जख्म होता होगा उससे, वो चाहे मेल हो या फीमेल। नहीं, देखिए जख्म तो अब हो या ना हो, जो एक गाइडलाइन बनी हुई है फेस करना ही, हाँ, करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ, देखो वो जरूरी भी है। अच्छा। मान लीजिए आप बाहर से कोई बीमारी लेकर आए हैं और आपको लोगों के बीच में डाल दिया गया, पता लग रहा आपके बीमारी के कारण दूसरे लोग भी बीमार हो गए, क्योंकि टीबी जो है वो फैलने वाली बीमारी है। तो इसलिए जब मुलायजा होगा तो डॉक्टर पूछेगा भाई आप नशा करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। और नशा अगर करते हैं तो भाई स्मैक का या किस चीज का नशा करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वहां पर एक वार्ड उन्होंने बनाया हुआ है नशेड़ियों के लिए, है ना, जहां पर वो नशे से निकालने के लिए मतलब दवाई वगैरह देते हैं, ठीक है। तो अगर नशा करते हैं तो उस वार्ड में डाल देंगे जी, है ना। और अगर मान लीजिए आप के सपोज कीजिए पुलिस रिमांड पे आपको पुलिस ने उतनी बुरी तरह से पीट के भेजा है, तो जेल वाले तो अपने ऊपर नहीं लेंगे ना उसको। हाँ। तो इसलिए वो आपसे पूछेंगे भाई आपके चोट वगैरह तो नहीं लगी, ठीक है ना। तो वो अगर आप मुलायजा, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद फिर आपका वार्ड जो है किस वार्ड में आपको रखा जाएगा, अलॉट होएगा। तो उसके लिए चक्कर पे शेर सिंह राणा बिल्कुल पूरे चौड़ में गए होंगे कि नहीं? मैं तो देखिए, मेरे को तो पुलिस ने ऐसे बेवकूफ बना के भेजा कि भाई कोई नहीं, बस 6 महीने में छूट जाएगा। तो एक और पर्सनल बात शेर सिंह भाई, आप एक तो आज भी आपका चेहरा बड़ा क्यूट सा है, और उस वक्त तो बहुत ही बिल्कुल कई लोग तो ये कहते थे कि बॉलीवुड के हीरो लगते थे आप जी। बड़ा इनोसेंट सा चेहरा। आप जब अंदर गए जेल के बारे में, एक बात मैंने ये सुनी हुई है कि वहाँ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के भी शिकार कई लोग हो जाते हैं। नई उम्र के जो लड़के होते हैं वो कई बार मॉलेस्टेशन के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के न जाने कितने केसेस आए। ये डर अंदर अंदर था या फिर नहीं? देखिए क्या है कि भाई हमने उससे पहले ना तो जेल देखी थी, ना ही जेल का कोई कल्चर हमें मालूम था, और ना ही कोई जानकारी थी। तो लेकिन जब मैं जेल में पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद मैं वहीं से पहले एक बार बता दूं कि जब वो लाइन जो लग रही थी वहां पे धड़ाधड़ लोगों को वार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, हाँ। और एक एक दो झापट भी लग रहे थे सबके। तो मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन है जिस ऑफिसर से, उनका नाम था राज सिंह सिहाग। अच्छा। हाँ, बहुत ही गुड ऑफिसर वो थे, और हाँ। बहुत ही तिहाड़ जेल के बहुत ही नामी जेलर रहे हैं वो, है ना। हमारे जाट समाज के भाई हैं वो। तो राज सिंह जी से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ। तो राज सिंह जी तब चक्कर के हेड थे, और वो हाई रिस्क वार्ड के भी इंचार्ज थे। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे अपने उन चेयर के बगल में एक तख्त था, तो उन्होंने कहा कि शेर सिंह इधर आ जाओ, तख्त पे बैठ जाओ। अच्छा।
तो उन्होंने मुझे तख्त पे बैठा दिया और वो बातचीत करने लगे, कहने लगे कि ऐसा है कि तुम्हें जो है हाई रिस्क वार्ड में रख देते हैं फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, जहाँ आप ठीक समझे तो आप वहाँ रख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैं जब वहाँ बैठा था तो मैं देख रहा था कि जैसे कोई मान लीजिए रेप केस में है, किसी ने कहा जी मैं 376 में हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि लगाओ इसके जरा दो, तो धड़ाधड़ 2-4 झापट झूपट लग जाए। अच्छा। ये रेप केस वाले या जो इस तरह के जो केसेस में आते हैं तो इनके चलते फिरते तो 2-4 झापट तो हर समय लगते ही रहते हैं। अच्छा। तो इस तरह की प्रॉब्लम, रेप में, छिनैती में या इस किस्म के जो मतलब जो हैबिचुअल वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो उस कैटेगरी में हम नहीं पढ़ते थे। तो उन्होंने राज सिंह जी ने मेरे साथ जो एक तो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, अच्छा, और एक उसको करके, और बल्कि उन्होंने कहा चलो मैं ही चलता हूँ, तो वो मेरे साथ गए। तो उन्होंने मेरे को रखा, एक पूरा ब्लॉक खाली था। अच्छा। तो उसके एक सेल में मेरे को रखा। तो उस समय तो मुझे पता नहीं चला कि कोई और भी है या नहीं है, क्योंकि रात के 8-9 बज गए थे तब तक। तो सो गए थे करीब करीब सब लोग उसमें। तो सुबह जब मैं उठा तो एक व्यक्ति उस ब्लॉक में दूसरे सेल में रखा हुआ था। तो वो सुबह सुबह जब मैं उठा 6 बजे तो वो आया। 6 बजे लॉकअप खुलता है। तो कहने लगा कि शेर सिंह भाई चाय पी लो। तो मैंने कहा चाय तो नहीं पीता मैं। तो कहने लगे कि अरे भाई फिर कुछ मिलेगा नहीं, 11 बजे खाना आएगा, भूखे रहोगे, और अभी कह रहे हो चाय नहीं पीते। थोड़े दिन में यहाँ पे लोग जो है ऐसे ही बोलते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद यहाँ पे चरस भी पीने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जब अभी तो आज तो नहीं पीऊंगा, अगर कभी ऐसा समय आया तो वो भी देखेंगे। तो वो दिन है और आज का दिन है। तो कभी मैंने तब भी चाय नहीं पी और आज भी नहीं पी। अच्छा। फिर मैंने बल्कि उसको कहा, मैंने कहा कि फिर और बातचीत होने लगी उसी से ही। तो मैंने कहा कि 3-4 महीने में छूट जाऊंगा मैं। तो वो हंसने लगा, कहने लगा कि भाई यहाँ पे दिल्ली में तो अगर कुत्ता भी मर जाए ना किसी से, तो 5 साल से पहले नहीं छूटता। आपने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि तिहाड़ जेल में आपके रहने के दौरान कई बहुत बड़े बड़े लोग रहे, आपके इनमेट्स, तिहाड़ इनमेट्स कह सकते हैं। आपने पप्पू यादव का नाम लिया है, आपने धनंजय सिंह का नाम लिया, हालांकि धनंजय सिंह उसी शहर के हैं जिस शहर का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा। आपने कनिमोई का नाम लिया है, आपने ए राजा का नाम लिया है, आपने इस तरह के कई कई लोगों का नाम लिया है। आपके तिहाड़ जेल के जो साथी कह लूं मैं, कोई ऐसी 2-3 शख्सियत जिन्होंने आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ा, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए, असर तो किसी ने नहीं डाला। मैं ऐसे ही कहूँ कि भाई किसी, क्योंकि देखो सब लोग अपने अपना टाइम पास करने के लिए वहां पर आए हैं। टाइम पास इन द सेंस कि अपना अपना जो भी टाइम ईश्वर ने डिसाइड किया उनके लिए कि भाई जेल में रहना है। तो सब लोग जो जेल में आए हैं, उनका सबसे पहला जो माइंड में हर समय चलता है वो ये रहता है कि भाई मैं इस जेल से कैसे छूटूं और जल्दी से जल्दी छूटूं। तो सब लोग जब तक जेल में रहते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। फिर कभी कभी, क्योंकि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं वो तो अंदर से कई लोग गैंग भी बना लेते हैं और ऑपरेट तो करते ही हैं। तो लेकिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, शेर सिंह राणा को भी एक गैंग में शामिल किया जाए? हाँ, ऐसा कोशिश होती है। अच्छा। लेकिन ईश्वर ने एक अच्छी बात मुझ में दी हुई है कि मैं, क्या है कि आज तक मुझे याद ही नहीं है कि मैं लाइफ में किसी से इम्प्रेस नहीं होता मैं। अच्छा, जेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब नया बंदा जाता है तो वो क्राइम लाइन में फंसता क्यों है, मतलब एक चक्रव्यूह में फंसता क्यों चला जाता है? क्योंकि वो क्या है कि जब अंदर जाता है और वो कुछ लोगों के स्टाइल देखता है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। जब इम्प्रेस हो जाता है तो बाहर आके या तो उनके ही जैसा बनने का प्रयास करता है या फिर उनसे रिलेट हो जाता है, उनके ही गैंग में शामिल हो जाता है। यानी आप जो हैं, आप छोटा राजन से इम्प्रेस नहीं हुए, आप धनंजय सिंह से इम्प्रेस नहीं हुए, आप पप्पू यादव से इम्प्रेस नहीं हुए, आप स्कैमस्टर से इम्प्रेस नहीं हुए, आप आतंकवादी भी तो शायद रहे हैं आपके आसपास। जी। आप किसी से भी इम्प्रेस आप नहीं हुए, किसी ने भी प्रभाव नहीं डाला? हाँ, कभी नहीं लगा कि मैं भी गैंगस्टर बन जाता हूँ? हाँ, मैंने बताया, देखिए मुझ पे जो है बहुत सारे मौके थे, मौके आए, क्योंकि मैं स्केप भी रहा 2004 से 6 तक। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन एक तो मैं उस पूरी लाइन से ही इम्प्रेस नहीं हूँ जो गैंगस्टर की लाइन है
या जो अंडरवर्ल्ड की लाइन है, मैं उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। अच्छा। मैं उसको, मेरी नज़र में जो भी उस लाइन के लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया हो, आप यकीन मानिए मेरी निगाह में, और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार के सामने वो ऐसी है उनकी जोड़ी की जैसे एक चींटी और एक इंसान होता है। अच्छा। इंसान जैसे जब चाहे किसी चींटी को मसल सकता है, हाँ। ऐसा ही कोई माफिया डॉन और सरकार होती है। सरकार जब चाहे, जिसे चाहे, अगर आज अमित शाह जी को रात को ऐसा लगे कि भाई ये जो विश्नोई है, या जिसको भी आप पूरे इंडिया का जितना भी बड़ा डॉन मानते हो, अगर अमित शाह जी को रात को ऐसा लगे कि भाई सुबह को इसका आखिरी दिन होना चाहिए, तो अगर सिर्फ इशारा भी कर दें, सिर्फ डीजीपी को इशारा करें कि भाई ये बस आज बतेरा इसका हो गया। छोटा राजन कितना दूर था जेल के अंदर? उनको शायद एक करके सभी की बात करते हैं। छोटा राजन कितना दूर था? वो जेल नंबर 2 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में। और आप? मेरा तो क्या है कि जेल हमेशा ट्रांसफर होती रही। मतलब हाई रिस्क वार्ड का ये नियम है तिहाड़ जेल प्रशासन का, कि वो जो है हर हाई रिस्क प्रिजनर को हर 3-4 महीने में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। जिससे कि वो लोग एक साथ रह के कोई ग्रुप ना बनाए और जेल वालों के ऊपर हावी ना हो। तो ड्यू टू दिस रीजन वो हमेशा उनका ट्रांसफर करते रहते हैं। अच्छा। तो मैं हर जेल में कुछ समय रहा हूं, और जो हाई रिस्क के जितने भी प्रिजनर्स हैं वो सब लोग जो है कभी ना कभी मेरे साथ रहे हैं। यानी छोटा राजन भी आपके आमने सामने रहा है? नहीं, जो छोटा राजन है एक्चुअली क्या है कि छोटा राजन जब जेल में आए हैं तो उसके कुछ ही समय के बाद मैं जेल से रिलीज हो गया। अच्छा। तो छोटा राजन तो मुझसे नहीं मैं मुलाकात हुई, ठीक है। लेकिन जिस जगह पर उनको रखा है वहां पर भी मैं काफी टाइम उस वार्ड में, अफजल गुरु, एसआर गिलानी, हाँ ये लोग मेरे साथ रहे हैं। और एसआर गिलानी तो मेरे सेल में ही रहे हैं, सेलमेट रहे हैं। और अपना अफजल गुरु, जिस दिन उनको फांसी दी गई, तो अफजल गुरु जो है वो मेरे ही जिस सेल में मैं था 3 नंबर जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में, तो उससे 2 दिन पहले मैं ही था उस सेल में। तो मुझे उन्होंने 7 नंबर सेल में कर दिया था और 1 नंबर सेल में अफजल गुरु को कर दिया था, क्योंकि वो दरवाजे के बिल्कुल सामने थी। तो जब सुबह 6 बजे उनको निकाला गया, उससे उनको इजी था निकालना, तो वो उनको फांसी का फंदा क्या आसपास जहां पर भी था, आप लोगों को अंदाजा था कि ये वो जगह है जहां पर फांसी पर लटकाए जाते हैं? हम वहीं घूमते रहते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो ऐसा है कि यानी जहां पर फांसी दी जाती थी वहां शेर सिंह राणा आसपास नहीं, हाँ, वहीं पर ही घूमते थे हम। अच्छा। जो जेल नंबर 3 की हाई सिक्योरिटी वार्ड है, उस वार्ड के अंदर ही फांसी कोठी है। अच्छा। हाँ, इंक्लूडिंग अफजल गुरु भी वहीं घूमता रहता था। और जो वहाँ पे मकबूल भट्ट की जो कब्र है वो भी उस वार्ड के अंदर ही है। अच्छा। तो साइड में एक थी, तो वहां पर हम लोग जो है प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेलते थे, तो वो फांसी कोठी में चली जाती थी, फिर दीवार लांग के कोई जाके उसको उठा के लेके आता था। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या अफजल गुरु को ये एहसास था कि फांसी हो जाएगी? कभी तो बात होती होगी, हाँ, कुछ तो कहता होगा। हालांकि जो सुप्रीम डिसीजन है उसे लेकर के आप भी टिप्पणी नहीं करते हैं, करनी भी नहीं चाहिए, और मैं भी बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें पूछना चाहता हूं ना जो आज तक देश ने कभी जानी ही नहीं। क्या अफजल गुरु डरा हुआ रहता था कि फांसी तो होनी ही होनी है? देखिए, अफजल जो है वो हमेशा एक मतलब एक गुमसुम होके अकेले में घूमना। जब जेल नंबर 3 में थे, करीब 1 साल फांसी उसकी, अफजल गुरु के फांसी से करीब 1 साल तक वहीं थे हम। ठीक है। तो वो मकबूल भट्ट के कब्र पे बैठे रहता था और हम लोग उधर खेलते रहते थे। और जब फांसी हुई, क्या हुआ कि कई बार ये चर्चा चली, भाई फांसी दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब ये चर्चा चल रही थी तो बातचीत हो रही थी हमारी भी, तो कहने लगे कि भाई जब फांसी कोठी का क्या है, जो फट्टा था वो गल गया था, क्योंकि बहुत सालों से वहां किसी को फांसी नहीं हुई थी। तो उसका जब मतलब उसमें जब काम शुरू हुआ उसको सही करने का, रेनोवेशन का, तो आपस में बात करने लगे भाई किसी को टांगेंगे।
मतलब ऐसी यही भाषा यूज होती थी। अच्छा, तो लेकिन जैसे अंदाजा किसी को भी नहीं हाँ, था तो कि क्या है डेथ कि वारंट किसका आ रहा उस है। समय जो तिहाड़ जेल में उस कैटेगरी के थे भाई, उन्हीं पे ही डिस्कशन होगा हाँ। भाई किस किस को फांसी की सजा हुई हुई है। तो उसमें एक तो था लाल किले में जो एक अटैक हुआ था, लाल किला कांड में, हाँ, तो वो पाकिस्तानी नागरिक था। जी, एक तो वो था वहां पे, ठीक है। और एक जो है ये अफजल गुरु था, हाँ, और एक जो है देविंदर पाल सिंह भुल्लर हाँ, हाँ, हैं, भुल्लर साहब। तो भुल्लर भाई थे, लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अच्छा, इसमें इभास में, हाँ, हाँ, तो मेंटली थोड़े से वो हो गए थे वो। तो वो इभास में थे, लेकिन उनको भी फांसी की सजा हुई हुई थी। अच्छा, और उनकी भी राष्ट्रपति वगैरह से सब हो गया था, मतलब कंप्लीट। हाँ, तो जब अफजल गुरु को कहा तो वो कहने लगे नहीं, ये तो सरदार जी को टांगेंगे। अच्छा, तो अफजल गुरु को ऐसा था कि भाई भारत सरकार फांसी नहीं देगी, हाँ, क्योंकि जैसे बात होती थी तो वो कहते थे कि नहीं अभी मतलब कोई ऐसी कुछ हो नहीं रहा है, हाँ, है ना, कि वो ऐसा मतलब ऐसा शायद ऐसा भी सोचते होंगे कि भाई शायद भारत सरकार में उतना दम नहीं है, या कांग्रेस सरकार में उतना दम नहीं है। हाँ, तो उनके दिमाग में ये बात नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले की भी मैं बात बता रहा हूँ, एक दिन पहले की नहीं, हाँ, जिस दिन सुबह को निकाल के ले गए हैं, हाँ, उस दिन भी उस बंदे को नहीं पता था। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं तो वहीं था जब सुबह लॉकअप खुला। तो क्या हुआ कि सुबह उस समय करीब 5:45 बजे के आसपास जो है वो इसका नमाज का टाइम होता है। तो जो वहाँ पर 8 सेल थे, तो 8 सेल में करीब रहे होंगे 15-16 लोग थे। तो क्या हुआ कि उस 15-16 में करीब जो है 7-8 लोग कश्मीरी थे, कश्मीरी टेररिस्ट थे, और दूसरे जो है वहीं लोकल या कहीं बाहर के डॉन वगैरह टाइप के लोग थे। तो क्या हुआ कि सुबह सब लोग जो मतलब कुछ इंडियन मुजाहिदीन के भी लड़के थे वहाँ पे, तो वो सब लोग जो मतलब जो मुस्लिम लड़के थे, वो सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। तो जब वो लॉकअप खुलता था तो वो सारे लोग एक जगह जाते थे, अपनी अपनी जय नमाज बिछाते थे और अपनी नमाज पढ़ते थे सब लोग। अच्छा, 6 बजे 5:45 बजे जब वो खुलता था लॉकअप, तो फरवरी का महीना था वो, तो थोड़ा सर्दी का टाइम होता है, तो उस समय नमाज का टाइम करीब 6 बजे के आसपास होता है सुबह। तो उस दिन गिनती थोड़ा जो है लॉकअप जो है थोड़ा देर से खुला, तो सब लोग अपने अपने दरवाजे पर आके खड़े हो गए थे। तो वो जो है मतलब वेट कर रहे थे कि भाई दरवाजा खुले तो हम लोग सब लोग बाहर निकलें। तो जब वो थोड़ा सा लेट आया तो क्या हुआ कि उनके साथ टीएसपी थी ज्यादा। अच्छा, तो क्या होता था, कभी कभी सुबह सुबह भी तलाशी होती थी। तो अब जब तलाशी होती थी तो मतलब सब लोगों ने समझा कि भाई ये तलाशी लेकर आए हैं। तो अफजल का जब सेल नंबर 1 खुला तो उन्होंने सोचा कि भाई तलाशी है, तो वो बाहर निकला। बाहर निकल के जब वो आया तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, अंदर कुरान शरीफ है, तो उसको टच मत करना, बाकी आपको जो चेक करना है कर लेना। अच्छा, तो ये बड़ी कॉमन बात थी, मतलब जो टीएसपी थी उसको भी, वो क्या है तमिलनाडु के हैं, तो उनको थोड़ा जो इधर नॉर्थ इंडिया का जो वो है थोड़ा सिस्टम भी मालूम नहीं है। अच्छा, तो वो क्या है कि जो हिंदू रिलीजियस बुक हैं, अब वो उनको पता नहीं रहता कभी कभी, तो वो अपना नीचे रख देते हैं या थोड़ा पैरों में रख देंगे उनको, है ना। तो लगभग सब लोग अपनी अपनी जो धार्मिक पुस्तक है वो अपने हाथ में उठा लेते थे उनको तलाशी करा के। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा यार कहीं मेरे पीछे छेड़ा ही ना, तो वो अंदर दोबारा गया और अपनी कुरान शरीफ भी उठा के ले आया, है ना। उसने अपने हाथ से दिखा के रख दी फिर, और जय नमाज साथ में थी उनके। अच्छा, तो बस, लेकिन वो तुरंत कहा कि बाहर आ जाओ। तो क्या हुआ कि उसको बाहर निकाल के लॉक कर दिया उन्होंने। यहाँ से अफजल को समझ में आ गया होगा कि हाँ, अब जैसे हाँ जब लॉक कर दिया और 2 नंबर सेल नहीं खोला, तो फिर लोग चिल्लाने लगे कि भाई खोलो हमें खोलो, हमें भी खोलो। तो उनको दूसरी तरफ जब ले गए तो एक जो कि डीजी ऑफिस के एक जो अधिकारी थे, उन्होंने उसको देखा। तो मैं बता भी देता हूँ, आजकल वो बड़े पॉडकास्ट में आते भी हैं, सुनील गुप्ता जी। जी। हाँ, तो वो जेल के पीआरओ थे और लीगल ऑफिसर थे, तो वो भी थे वहां पर। तो जब उन्होंने उनको देखा
तो क्या होता है कि सुनील गुप्ता जी का जो जेल का जो डे टू डे वर्क है उससे कोई लेना देना वास्ता नहीं था, क्योंकि वो डीजी ऑफिस में बैठते थे। ठीक है। तो जब उन्होंने देखा भाई सुबह 6 बजे सुनील गुप्ता जी वहां पर हैं, तो इट मीन्स कि भाई कुछ अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक वारंट आ गया क्या? अच्छा। अफजल ने कहा। अच्छा। तो उन्होंने उधर से कहा हाँ आ गया अफजल। अच्छा। तो ये बात मेरे कानों में पड़ी। यानी मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, यानी अफजल गुरु को जब ये कहा गया, अफजल गुरु से ये कहा गया, अफजल ने पूछा सुनील गुप्ता जी से कि ब्लैक वारंट आ गया क्या, तो उन्होंने कहा ब्लैक वारंट आ गया हाँ, और ये बात आपके कानों में पड़ी सुबह सुबह। हाँ। यानी आप इसके एक तरीके से चश्मदीद श्रोता हैं। हाँ। ठीक है। फिर क्या है, ये एक दूसरे से जब उनकी ये बात हुई होगी तो वो थोड़ी दूरी पे होंगे। आपको भी डर तो लगा होगा? नहीं, हमें किस बात का डर भाई, इसमें एक बात सुनो, जेल में रह रहे हैं तो किस बात से डर है। मैं आपको बता दूं, देखो क्या है कि जेल वालों को फांसी देने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था, कोई जल्लाद नहीं मिल रहा था, और ये जो फांसी अफजल की हुई है ये बिना जल्लाद के ही हुई है। ये कहानी, हाँ ये कहानी मैंने भी सुनी है कि शेर सिंह राणा ने कहा कि अगर जल्लाद नहीं मिल रहा है तो मैं जल्लाद बन जाता हूँ। इस कहानी को मैं सुनूंगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अफजल गुरु की फांसी सेकंड दर सेकंड आप एक एक करके बता रहे हैं, पहले इसे पूरा कीजिए आप। हाँ, तो वो क्या है कि ये जो बात हुई इनकी, ये थोड़ा दूरी दूरी पे एक दूसरे के रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि वहां 2 गेट थे, उनकी दूरी होगी करीब 50-60 कदम। तो जैसे ये गेट से इधर गए वो दूसरे गेट पे खड़े होंगे, तो तब ये एक दूसरे से पूछा होगा। उसके बाद जब वो नजदीक चले गए तो फिर कोई वार्तालाप तो हमें सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे ये पता है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब वो लोग चले गए, वो मतलब आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा, जो जेल अधिकारी हैं, वैसे मैंने इससे पहले पॉडकास्ट पे किसी का नाम बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जिनकी देखरेख में, जैसे क्योंकि सुनील गुप्ता जी ने बता ही दिया है कि वो वहां पर थे, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। प्लीज बताइए आप। मतलब जो जेल सुपरिटेंडेंट थे वो चौहान साहब थे उस समय। अच्छा। राजेश चौहान जी। राजेश चौहान जी। अच्छा। हाँ, राजेश चौहान जी जेल सुपरिटेंडेंट थे। और जो समझ लीजिए कि तिहाड़ जेल के सबसे डेकोरेटेड जेलर हैं, वो है सुभाष शर्मा जी। अच्छा। सुभाष शर्मा जी थे वहाँ। अच्छा। क्योंकि सुभाष शर्मा जी और सुनील गुप्ता जी फांसी होने के बाद वार्ड में आए थे। अच्छा। तो सुनील गुप्ता जी जो बताते हैं कि वो रो रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अच्छा। मैंने अपनी आंखों से देखा, सुनील गुप्ता जी का मुंह तब भी रोने वाला ही हो रहा था। अच्छा। और सुभाष शर्मा, उनके मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। सुभाष शर्मा जी ने आके सबको फिर बताया कि भाई ऐसे ऐसे देखो, कोर्ट का जजमेंट है, तो हम तो नौकरी करते हैं, कोर्ट ने हमसे कहा, भाई इतने सालों से भी रखा हुआ ही था, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी तो थी नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही अफजल को बाहर निकाल के ले गए, जो कश्मीरी टेररिस्ट थे और जो इंडियन मुजाहिदीन के लड़के थे, तो वो लोग नारे लगाने लगे। अच्छा। कि नारे ये लगा रहे थे, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, है ना। तो इस तरह के वो नारे लगा रहे थे। अच्छा। तो क्योंकि वो नारे लगाए जा रहे थे, तो उनको चुप करने के लिए सुभाष शर्मा जी आए थे इधर। अफजल गुरु क्या रोया, गिड़गिड़ाया, रहम की भीख मांगी? नहीं, लाचारगी थी? नहीं। देखिए, या उसे भी समझ में आ गया था कि एक न एक दिन तो ये दिन आना ही है, मैं बता रहा हूँ कि सुबह आएगी। क्या हुआ, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या नहलाया गया, नहलाने के बाद आखिरी इच्छा, और जो सारी चीजें फिल्मों में देखते हैं। उन्होंने क्योंकि नमाज का टाइम था, वो सबसे पहले अफजल ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने नमाज पढ़ने दी उसको। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई कोई इच्छा है तो बताओ। तो उन्होंने कहा, अफजल ने कहा कि मेरी टेलीफोन पे बात करा दो घर वालों से। तो इन्होंने जेल अधिकारियों ने कहा कि देखो, हम फोन पे आपकी बात नहीं करा सकते, क्योंकि ये जेल मैनुअल में अलाउड नहीं है, आप लेटर लिख सकते हो। अच्छा। तो उनसे जो है, उन्होंने अपने घर के नाम एक लेटर लिखा, जो कि बाद में मीडिया में भी आया वो लेटर। तो वो लेटर अफजल गुरु ने लिखा तब। लेटर लिखने के बाद उनको कहा कि भाई कोई और इच्छा है तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि एक चाय पिला दीजिए। तो ऑफिसर्स ने जो है अपने
जहाँ से वो खुद चाय बन के उनकी आती थी, हाँ हाँ। ड्योडी से, तो उन्होंने अपने लिए भी और अफजल के लिए भी चाय मंगवाई। अच्छा। चाय पी सबने। उसके बाद उसको गर्म पानी दिया कि भाई आप जो है, क्योंकि अलग कपड़े दिए जाते हैं फांसी के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम भाई इससे। कैसे होते हैं कपड़े वो अलग कपड़े? मतलब वो वाइट कुर्ता पजामा। अच्छा। हाँ, वो क्या है, लूज कपड़ा होता है ना, जिससे कि बॉडी जो है वो ना हो, स्टिफ ना रहे। हाँ, तो वो जेल वाले फांसी के। तो फिर उसके बाद फांसी के तख्त तक लेकर के गए होंगे। हाँ। फांसी के फंदे पर लटकाया होगा। जब फांसी के फंदे पर लटकाया तो क्या कोई आवाज, चूंकि आपने ये बताया ना कि जहां पर फंदा था वहीं पर तो आप भी रहते थे। नहीं, आवाज कैसी आएगी? आवाज लटकने की, चीखने की, चिल्लाने की, तड़पने की, या फिर डॉक्टर्स के बात करने की, जेलर या सुपरिटेंडेंट के बात करने की? देखिए, इतना नजदीक भी नहीं है। अच्छा। कि अगर आप पास खड़े होके बात करेंगे तो वो वार्ड तक आ कितने बजे आप लोग को पता चल गया कि फांसी हो गई? हमें तो सुबह 6 बजे ही पता चल गया। उसके बाद पूरा दिन उस जेल में कैसा गुजरा? उन्होंने माहौल कैसा था? हाँ, 6 बजे उनको ले गए। और फांसी दे दी होगी 6:30 बजे तक। ये सब नमाज पढ़ना, चाय पीना, और ये सब मुझे लगता है 6:30 बजे के आसपास दी होगी। उसके बाद वो सबसे पहले जो हमारे पास आए हैं करीब 8:30 बजे के आसपास, सुभाष शर्मा जी और सुनील गुप्ता जी इधर आए हैं हमारे पास। क्योंकि वो तब से चिल्लाए जा रहे थे रुक रुक के, मतलब नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि एक बात मैं बिल्कुल क्लियरली कह दूं अपने व्यूवर्स के सामने कि जिस तरह से देश की सर्वोच्च अदालत ने भी माना है, हम भी यही मानते हैं कि जिसे सजा हुई वो आतंकवादी था। उसके खिलाफ सबूत मिले, उसके खिलाफ गवाह रहे, ये साबित हुआ कि आतंकवादी गतिविधियों में अफजल गुरु शामिल रहा, इसलिए उसे फांसी दी गई। हमारी किसी भी आतंकवादी से किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं है। मैं क्लियर कर दूंगा, किसी भी तरह की सहानुभूति हमारी किसी भी आतंकवादी के साथ में नहीं। अब अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। तो ये डिस्क्लेमर जरूरी होता है। नहीं, ये तो देखो क्या है कि वो उसमें शामिल थे एक्टिविटीज में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है ही जी। मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट अटैक के बाद फर्स्ट डे, इसका अभी मेरे को थोड़ी देर में नाम याद आ जाएगा, इनका जो एक को एक्यूज था उसको मेरे ही सेल में डाला था। अच्छा। हाँ, जो एक हस्बैंड वाइफ थे ना, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो मेरे सेल में ही था। अच्छा। फर्स्ट डे ही। अच्छा, मतलब बस जैसे पुलिस कस्टडी से आया। गिलानी की बात कर रहे हैं? नहीं, गिलानी नहीं, एक और था जो कि प्रेस रिपोर्टर था। अच्छा, ओके। बस एकदम माइंड में नाम आया जा रहा और जा रहा है, तो वो मेरे साथ था। अच्छा। तो उसने मेरे को काफी चीजें बताई थी। वो अभी तो उसको 10 साल की सजा हुई थी, तो अभी तो वो कश्मीर में रह रहा होगा। अच्छा। हाँ, तो देखो उनको मालूम था, है ना, कि इस तरह से अटैक होगा। अच्छा। तो कोर्ट ने जिसको जितनी सजा दी है तो ऐसे ही नहीं दी, उनको मालूम था। अब मुझे एक बात ये बताएं, जेल के अंदर ये कहा जाता है ना कि जेल के अंदर आप जाते हैं आपको चक्की पीसनी होती है। क्या शेर सिंह राणा ने भी चक्की पीसी? बहुत बार ये कहा जाता है आपको दर्जी का काम करना होता है, बहुत बार आपको लकड़ी का काम करना होता है। अब सवाल सिर्फ आपका नहीं है, आपके साथ में जितने बड़े लोग रहे, वो चाहे धनंजय सिंह हैं, चाहे पप्पू यादव हैं, और अगर एक मैं नाम भूल नहीं रहा तो रोमेश शर्मा ये हैं, या फिर जो भी आपके बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट लोग रहे, क्या उन्हें भी चक्की पीसनी पड़ी अंदर? देखिए, जो चक्की पीसने का जो मतलब, अब मुझे वो भी बताइएगा, क्या वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो पट्टी मार ड्रेस जो काली पट्टी होती है, वो दी जाती है क्या अंदर? देखिए क्या है कि पट्टी मार नहीं है, वो एक सफेद कुर्ता पजामा है जो कि कैदियों को पहनना पड़ता है। अच्छा, उनकी ड्रेस है। अंडर ट्रायल भी? नहीं, अंडर ट्रायल नहीं। अंडर ट्रायल अपने कपड़े पहन सकते हैं जो उनको अपनी मर्जी है, जो वो पहनना चाहे। और जो कैदी होता है, कैदी के लिए ड्रेस कोड, जिनका कन्विक्शन हो जाता है, ठीक है। कैदी और अंडर ट्रायल में यही अंतर है। कैदी मीन्स जिनको सजा हो चुकी है जी कोर्ट के द्वारा, और अंडर ट्रायल मीन्स जिनका केस कोर्ट में चल रहा है जी। तो जो कैदी होते हैं उनको, क्योंकि जो सजा जब जज साहब देते हैं तो उसमें लिखते हैं सजा बा मुशक्कत, ठीक है जी। तो सजा बा मुशक्कत का मतलब ये है कि आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। तो तिहाड़ जेल के अंदर अनेक प्रकार के फैक्ट्रीज हैं, उसमें कारपेंटर का काम भी होता है। उसके अंदर आपने सुना होगा तिहाड़ जेल का तो बहुत बड़ा ब्रांड हैगा,
टीजे के नाम से, जिसमें बिस्किट, नमकीन, बहुत बड़ी बेकरी है। तो कई सौ लोग जो है तिहाड़ जो कैदी हैं वो बेकरी में काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे आउटलेट्स जो है बनाए हुए हैं, है ना। तो कई जो बल्कि इन्फ्लुएंस वाले कैदी हैं वो तो क्या करते हैं, जैसे नाम तो क्या बताएं, जैसे कि नाम ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए जैसे मनु शर्मा ही थे जिनका आपने नाम लिया। तो मनु शर्मा जी ने भी जो है वो अपना ड्यूटी जो है वो आउटलेट में लगवा ली थी। तो आउटलेट क्या है कि तिहाड़ जो प्रेमाइसेस है उसके बाहर भी हैं, इंक्लूडिंग वो मतलब कि कोर्ट में भी हैं, जैसे 30 हजारी कोर्ट में भी है ना। और तो क्या है कि वो कैदी ही वहां पर सेल्स एज ए सेल्समैन रहते हैं। तो आप कैदी हैं बट आप जैसे पूरे दिन जैसे एक नौकरी करते हैं ना, तो आप वहां जाएंगे, है ना, अपने 5 घंटे 8 घंटे वहां काम, मतलब वो बेचारे क्या करते हैं जो एकदम गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे ही नहीं होते केस लड़ने के, उन्हें क्या करना होता है? वो देखिए काम तो सब लोग करेंगे ही। अब भाई कोई बिस्किट बनाएगा, कोई नमकीन आपने क्या बनाएगा। क्या काम किया, आपने कितनी कमाई की? नहीं, मैं क्या है, क्योंकि मैं अंडर ट्रायल ज्यादा रहा जेल में, मेरी टोटल कस्टडी 13 ईयर्स है। 13 साल। इस 13 साल में मैं करीब 11 साढ़े 11 साल एज ए अंडर ट्रायल रहा। तो अंडर ट्रायल से कोई काम नहीं करवाते जेल वाले, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहेंगे भी तो भी जल्दी से नहीं कराएंगे। अब आपकी कहानी का तीसरा चैप्टर, हालांकि वो चैप्टर आप कई बार खोल चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उस चैप्टर में भी कुछ ऐसी कहानियां सामने आए जिसमें हम ये जान सकें, समझ सकें कि आप कंधार गए, जिस तरह से आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया। लोग अमूमन क्या होता है कि जेल में सुरंग खोद करके जाते हैं, नशीले लड्डू खिला करके जाते हैं, चार्ल्स शोभराज जैसे। लेकिन शेर सिंह राणा ने अपने दोस्त के साथ में पूरी व्यूह रचना की, साल भर तक व्यू रचना करते रहे और उसके बाद जेल स्केप कर गए। जेल स्केप करके हरिद्वार भी गए, कोलकाता भी गए, बांग्लादेश भी गए, दुबई का भी प्लान बनाया, कंधार भी गए, गजनी भी गए, अफगानिस्तान पूरा घूम लिया, वापस भी आए, आते रहे जाते रहे। इतना सब कुछ महाराज कर कैसे लिया, ये बताइए आप। देखिए, जो आपका एक क्वेश्चन है कि भाई इतना सब कुछ कैसे हो गया, एक्चुअली ये तो डेस्टिनी होती है। ये मेरे हाथ में नहीं था, और ऐसा शायद ऊपर वाले की इच्छा रही होगी कि एक ही जीवन में ये इतने सारे जो है बोझ मुझ पे ईश्वर ने रख दिया। और मैं आज भी जब, वैसे भागे कितने लोग हैं अब तक तिहाड़ से? देखिए, जो मतलब जो बड़ी एस्केपिंग मानी जाती हैं वो तो चार्ल्स शोभराज की और मेरी ही मानी जाती है। लेकिन मैं आपको अपने लिए तो बता दूं, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। आज भी मैं तिहाड़ की दीवारों को देखता हूँ, दिल्ली जाता हूँ जब, तो मुझे खुद ही आश्चर्य होता है कि भाई तू यहाँ से कैसे निकल गया था। तो मेरे को तो अच्छे से मालूम है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। ये ईश्वर की इच्छा रही होगी, जो वो एक सुप्रीम पावर है, उनकी इच्छा रही होगी कि भाई मुझे जेल से निकाला और फिर बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफगानिस्तान तक लेके गए। और जो काम पिछले 800 सालों से नहीं हो पाया था, तो वो काम मेरे हाथ से कराया कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, जो कि दिल्ली के अंतिम शासक भी हैं, मतलब हिंदुओं के, तो उनकी मिट्टी जो थी वो अफगानिस्तान में थी, उसको लाने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो ये एक डेस्टिनी थी मेरी, जो कि ईश्वर ने मेरे हाथ से कराई, और इसमें कोई मेरी उपलब्धि नहीं है, ये ऊपर वाले की ही इच्छा थी। जिन लोगों ने आपको एस्केप कराया तिहाड़ से, अभी वो कहां पर हैं? कितने लोगों ने मिल करके ये षड्यंत्र रचा? उनका अंजाम क्या हुआ? देखिए, जो इसमें मेरे को-एक्यूज बनाए गए, तो उसमें से कुछ लोगों ने, मतलब उनको जब अरेस्ट कर लिया गया, तो उनमें से कुछ लोगों ने अपना जो मतलब सजा जो है खुद ही, मतलब इसको बोलते हैं अपनी कटी पे मांगना, है ना, मतलब कि जो भी आपने अपने जो ऑफेंस है उसको स्वीकार कर लिया कोर्ट में, तो क्या होता है कि फिर उसमें आपको एक रियायत देके जज साहब सजा दे देते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक किसी केस में 5 साल सजा बैठती है, और आप खुद ही कहेंगे कि ठीक है जी, मैं माफी मांगता हूँ,
अब मेरे को 3 साल हो गए, तो आप मुझे इसी पर ही छोड़ दीजिए, 3 साल की कस्टडी पर ही। अच्छा, मुझे तो उस याद पर है कि कुछ मुझे लोगों याद को है कि किस तरह से आपने जेल स्केप की, और पूरा हिंदुस्तान ये जानता है। और 40 रुपए शायद जेल के अंदर से आपके जो वकील बने हुए दोस्त थे वो भी साथ में लेकर के गए कि भैया 40 रुपए में इनकी पेशी भी करानी है। वो सारी चीज़ें हम बहुत बार सुन चुके हैं, उसको मैं रिपीट करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन अफगानिस्तान में जा करके तालिबानियों के बीच वो भी खुदाई कर देना, अफगानिस्तान में जा करके पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को निकालने की हिम्मत कर लेना, कि आज भी कोई तालिबानी डराने की कोशिश नहीं करता है। उस वक्त डर नहीं लगा था कि तालिबानी कहीं बोटी बोटी ना कर दें, क्योंकि तालिबानी तो भाई इस चीज़ के लिए फेमस ही हैं, और वो भी एक अपनी पहचान छिपा करके आप वहाँ जा करके इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं इसके लिए आपको अपना जवाब नहीं, मैं किसी और का जवाब देता हूँ, जो जिसने मेरे से वो कहा एक दिन। क्या हुआ कि जो सलमान खुर्शीद जी हैं, जो कि देश के जो है लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े वकील हैं देश के, तो सलमान सर जो है बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो मेरे वकील भी रहे हैं। और क्या हुआ कि जब उनसे किसी ने मेरी बात करवाई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं शेर सिंह का केस तभी लूँगा, पहले मैं उससे बात करूँगा, मिलूँगा, उसके बाद मैं विचार करूँगा। तो मुझे बताया गया, तो मेरी कस्टडी पैरोल करवाई गई, और जो उनका ऑफिस है मुझे वहाँ पे पुलिस अपने साथ लेकर गई। तो कस्टडी पैरोल में जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे करीब 1 घंटा बात करी। तो मैं ये सोच के गया था कि भाई मैं अपने केस के बारे में उनको बताऊंगा, तो मैं भी थोड़ा रीड आउट करके गया था। तो 1 घंटा बात करी। 1 घंटे में एक भी बार केस की कोई बात उन्होंने नहीं करी। सिर्फ बात क्या की उन्होंने कहा, अच्छा शेर सिंह, मुझे किसी ने बताया है कि तुम अफगानिस्तान गए थे और वहाँ से ऐसे ऐसे जो है पृथ्वीराज चौहान जी की कोई मिट्टी और निशानी वगैरह लेकर आए हो सब। तो मैंने कहा जी सर। तो वो सब मुझसे पूछने लगे कैसे गए थे, वहाँ क्या क्या परेशानियाँ हुई, क्या क्या हुआ। तो मैंने सब बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, जब 1 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी तो तब टाइम हो गया, तो पुलिस मुझे लेकर वापस जेल में ले जाके छोड़ दिया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई ये केस लेंगे कि नहीं लेंगे, कोई केस की तो इन्होंने बात ही नहीं करी। तो जो हमारे को जो मतलब कोऑर्डिनेट कराने वाले थे वो भी वकील थे, मनोज चौहान जी। तो मैंने 2-3 दिन के बाद मनोज चौहान जी से पूछा कि भाई क्या हुआ, सर ने तो मुझसे कुछ उस बारे में तो कोई बात ही नहीं करी केस के बारे में, और केस लेंगे कि नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो थोड़े दिन में बताएंगे। तो थोड़े दिन बाद मनोज भाई मुझे मिले, तो कहने लगे कि केस लेंगे, सलमान जी लड़ेंगे आपका केस। और मैंने पूछा कि भाई, फिर मैं मिला दोबारा से कोर्ट के अंदर। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरे पास तो क्योंकि भाई पैसे नहीं है ज़्यादा फीस वगैरह देने के लिए। वो कहने लगे कि हम तुमसे फीस नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा? उन्होंने कहा कि भाई तुमने देश के लिए अच्छा काम किया है, अफगानिस्तान तक गए, अपने जीवन को खतरे में डाला, तो तुम्हारे से फीस कैसे लेंगे। ये सलमान खुर्शीद ने बोला? ये सलमान सर ने बोला, सलमान खुर्शीद जी ने। और फिर मुझसे बोलने लगे कि अब अफगानिस्तान मत जाना अकेले। तो मैंने कहा क्यों सर। कहने लगे कि वहाँ पे तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक। कह रहे कि जब अगली बार जाओ तो मुझे साथ लेके चलना। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, जब चूंकि मैंने वो वीडियो देखा हुआ है, वो जो अंदर खुदाई करते हुए जो वीडियो, और वो जो रात में भी अंधेरे में कैमरा कैप्चर कर लेता, कुछ उस तरह का कैप्चर करने वाला कैमरा आप लेकर के गए थे, वो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था? जो मेरे साथ वहाँ पे एक और अन्य व्यक्ति था। क्योंकि मैं अकेले तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो एक साथी मैंने वहाँ पे बना लिया। कौन थे वो वहीं का ही व्यक्ति था। अच्छा, फिर बात हुई कभी उनसे? उसने कहा कि बड़ा धोखा दिया तुमने? नहीं, वो तो उससे बात नहीं हुई। एक्चुअली वो अफगानी भी नहीं था। अच्छा, वो विदेशी था, मतलब वो व्यक्ति। तो कभी धमकी आई कि खोचे तुम्हारा सर कलम कर देगा? मैंने बताया था सलमान सर के वर्ड्स आपको। तो सलमान सर ने कहा अकेले मत जाना, मुझे साथ लेके चलना। तो मैंने बाद में उनसे, जो उनके साथी वकील हैं,
उनसे पूछा मनोज जी से, तो वो कहने लगे कि सर के जो है फ्रेंड है करजाई जी। अच्छा, हामिद करजई ना। हाँ, तो जी। कहने लगे कि ऐसे मत समझ ला, इन्होंने उनसे बात करके पता कराया कि भाई अच्छा। आप गए थे कि नहीं गए थे, अच्छा अच्छा और अच्छा। कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। कह रहे कि जब इनको वहां से बोला गया है, हाँ कोई आया था और यहाँ से खोद के कुछ ले गया और यहाँ पे दंगा वंगा हो लेकिन गया। मिट्टी में आपको इतने सैकड़ों सालों के बाद में कोई कंकाल वगैरह तो नहीं मिला होगा नहीं मेरे ख्याल नहीं, से। कंकाल नहीं मिला। सिर्फ मिट्टी लेकर के हाँ, आया एक मिट्टी तरीके जो से, उनकी जो समाधि थी उसकी मिट्टी, जहां पर उनका अपमान किया जाता था, है ना। हाँ देखिए उन्होंने क्या करा हुआ था, मैं तो आपको, जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि एक तो जो शहाबुद्दीन गौरी थी उनकी कब्र थी, और उनके पैरों की साइड में चंद्र बरदाई जी जो कि पृथ्वीराज जी के कवि थे, और 4 बांस 24 हाँ, गज अष्टंगुल प्रमाण जिन्होंने लिखा ऊपर था, सुल्तान है मच्चुको चौहान। तो जो ये बोलने वाले जो थे चंद्र बरदाई जी कवि, एक कब्र उनकी थी समाधि, एक साइड में दरवाजे के, और दूसरी तरफ जो है वो पृथ्वीराज चौहान जी की थी। तो जो मेरे साथ व्यक्ति था जिसका आप बता रहे हैं कि जो कैमरा लेके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मैं इधर खुदाई कर रहा था बाहर, तो मेरे को एकदम आवाज आई खटाक। तो अब पूरा रात के 12-1 बज रहा था। अब आप सोचो कि थोड़ी सी आवाज भी मतलब ट्रबल मेकर थी जी। और दूसरी बात है कि मतलब उसने मेरे से बिना पूछे वो अंदर गया महाराज जी, और उसने सीधा हथौड़ा मारा मोहम्मद गौरी की कब्र पे। हाँ, तो मैं अंदर फटाफट में अंदर गया, तो मैंने उसको कहा क्या कर रहा है? कह रहा है इसको तोड़ रहा हूं। तो मैंने कहा इसको क्यों तोड़ रहा है भाई? तो कह रहा कि नहीं नहीं इसको भी तो तोड़ना है, तो आप बाहर खुदाई करो, मैं अंदर इसको तोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई हमारा जो मकसद है वो इसको तोड़ना नहीं है, हमारी निगाह में ये कुछ भी है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं इनकी निगाह में जैसे हमारे लिए पृथ्वीराज चौहान जी हैं, इनके लिए जो है वो मोहम्मद गौरी हैं। मोहम्मद गौरी भी एक योद्धा है, पृथ्वीराज चौहान भी एक योद्धा है। दो योद्धा आपस में लड़े, कभी किसी ने हराया, कभी किसी ने जीता, तो वो समाप्त हो गया टाइम। अब अगर हम भी इनकी बेइज्जती करेंगे, इनके गौरी की कब्र को तोड़ेंगे, और उनमें क्या फर्क रहेगा? तो हमें और उनमें क्या फर्क है? 3 चीजें आपकी जिंदगी की ऐसी हैं जिन्हें लेकर के आज तक किसी इंटरव्यू में बात नहीं हुई जी। पहला तो ये, अब बहुत ही हम तेजी में चलेंगे अपने इंटरव्यू में। पहला तो ये, आप जब पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां या मिट्टी लेकर के जब आप आए, तो आपने इटावा में किसी को दी, है ना? मैं हो गया क्वेश्चन प्लीज। हाँ देखिए क्या है, क्योंकि मैं उस समय भी एस्केप था जी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैंने वो जो भी सारा मिट्टी तो का कुछ अंश तो मैंने खुद ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था कोलकाता में, लेकिन जो बचा हुआ था और जो अन्य सामान था वो मैंने जो क्षत्रिय महासभा है उसके सुपुर्द करी कोरियर से। ठीक है। तो वो जो जिला मैनपुरी है, मैनपुरी के अंदर जो है एक एरिया है बेवर, तो वहां पे जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ उसके बाद, और एक चबूतरे के रूप में एक स्मारक बनाया गया। तो वो जो चबूतरा बना, वो जो मैं मिट्टी और जो अन्य सामान लेके आया था वो सारा सामान उसमें रखा गया। वो चबूतरा भी है? चबूतरा भी है। अच्छा अच्छा, यही मैं जानना चाह रहा था कि उसके बारे में शायद भारत में बहुत कम लोगों को पता है कि जब आप मिट्टी लेकर के आए या फिर आप जो भी कलश या जो वो कुछ भी मैंने लेकर कई बार इस पे सोशल मीडिया पे देखा, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पिलखवा में मंदिर बनाया, जो गलत है। एक्चुअली उसको आप मंदिर बोलिए या मतलब स्मारक बोलिए, वो जिला मैनपुरी में बना है। अब थोड़ा सा आपकी व्यक्तिगत जीवन पर भी बात कर लें, क्योंकि आपका जीवन आज की तारीख में तिहाड़ से दूर हो गया है, हत्या के मुकदमे से थोड़ा सा दूर हो गया है, कंदहार की कहानी से भी अब दूर होता चला जाएगा वक्त के साथ में, लेकिन आपके करीब अगर कोई है तो वो है प्रतिमा भाभी। अच्छा। प्रतिमा भाभी को लेकर के आज तक मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में बहुत जल्दी आपसे कोई सवाल किया गया होगा, लेकिन वो एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। प्रतिमा भाभी कैसे मिली, कैसे आंखें चार हुई? क्या प्रतिमा भाभी को आपसे डर लगा कि जिस पर हत्या का मुकदमा चल रहा है ऐसे किसी से मैं शादी कैसे करूं? क्या उनके घर पर, चूंकि वो खुद भी, आपके ससुर जी भी एक बड़ी पॉलिटिकल फैक्शन से बिलोंग करते हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, तो क्या उन लोगों में ये डर था कि जिसे दुनिया हत्यारा कहती है वो हमारा दामाद कैसे बनेगा? देखिए, जो हमारा रिश्ता हुआ
वो जो उनकी जो फैमिली है वो भी क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए लोग थे। अच्छा। तो जो कि मेरे एज ए गार्जियन है, एक क्षत्रिय महासभा के जो एक बड़े लीडर हैं, तो वो मेरे गार्जियन की तरह हैं। तो उन्होंने जो है हमारा पारिवारिक जो है संबंध मतलब स्थापित करवाया। और जब पहली बार मुलाकात हुई तो जैसे आपने बताया कि कोई चाहे जो मुझसे नहीं मिला है या जिसने कभी बात नहीं की है वो कुछ भी इमेजिनेशन कर ले, बट जब कोई मिलता है या बातचीत हमसे करता है तो देखो क्या है कि मैं, ईश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छी स्कूलिंग दी है। एक अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं मैं, जो कि बातचीत से भी जाहिर हो जाता है इंसान के। ईश्वर ने मेरे को एक बहुत अच्छे फैमिली में भी जन्म दिया है। रुड़की जो कि एक बहुत ही 200 साल पुराना शहर है, उस शहर के जो सबसे बड़े जमींदार थे वो मेरे दादाजी ही थे। मेरे जो दादाजी थे उनके पास 7,000 बीघा जमीन का रकबा था। तो आप सोच सकते हो कि एक अच्छी फैमिली में मेरे को जन्म दिया, अच्छी एजुकेशन दी हुई है। और बात की शुरुआत आपने जब करी थी तो एक कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे दिया था कि उस समय मैं हीरो की तरह दिखता था। अब भले ही ना दिखूं, आप आज भी हीरो दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब भले ही ना दिखूं, बट उस समय तो दिखता ही था। तो ईश्वर ने शक्ल सूरत भी ठीक दी है। तो जब कोई मतलब प्रतिमा जी उसी पे मर मिटी नहीं, देखो क्या है कि और फिर चरित्र के हिसाब से भी, चरित्र के हिसाब से भी आप किसी आदमी को कितने दिन वॉच करोगे। जब मैं 2016 में जेल से छूट के गया अपने घर पर, तो मेरे घर पर सारे पत्रकार आ गए। हर पूरे इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, अखबार हैं, सबके पत्रकार आ गए। तो उससे पहले वो कभी कभी मुझे हत्यारा या इस तरह का कुछ भी लिख देते थे जो कि अच्छा नहीं लगता था। मेरी माताजी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उस दिन जब मैंने उन पत्रकार भाइयों से बात की तो मैंने उनको कहा कि भाई सन 2001 में मैं जेल में गया था, आज है 2016। मुझे आप ये बताइए कि इतने ये 15.5-16 साल का टाइम है, क्या आपकी कलम ने कभी ये लिखा कि भाई शेर सिंह राणा ने किसी से एक्सटॉर्शन किया हो, किसी से पैसे मांगे हो, किसी को धमकी दी हो, किसी से कोई बदमाशी करी हो, कोई गलत काम करा हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि फिर आप किसी आदमी के चरित्र को कितने साल तक चेकआउट करेंगे? आज मुझे 8 साल छूटे हुए हो गए हैं जेल से। तो आप भी एक पत्रकार हैं, एक बड़े न्यूज़ चैनल में आप पत्रकार रहे हैं। क्या आपने इस पिछले 8 साल में या 2001 से कभी आपने सुना कि भाई शेर सिंह राणा ने किसी को परेशान किया हो, किसी से बदमाशी करी हो? जबकि आजकल गली मोहल्ले में भी अगर किसी का थोड़ा सा भी नाम हो जाए ना, तो वो भी उस नाम को भुनाने में लग जाता है, गलत काम करने में लग जाता है, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए लग जाता है। आपके भाई का तो पूरे देश में एक नाम था, लेकिन हमने कभी उसका मिसयूज नहीं करा, कभी उसके गलत काम करके पैसे कमाने की इच्छा नहीं रखी। तो आपका चरित्र हमेशा आपके साथ चलता है। तो उनको भी लगा कि भाई ये हमारी बातचीत हुई, जैसे पत्रकार बंधुओं से बात हुई, उसके बाद उन्होंने मेरे लिए अच्छी बातें लिखी। क्योंकि मैंने कहा कि भाई देखो, आप सच बात लिखो। अगर आपको लगता है भाई आप बताओगे इसने तो जी फला सन में ये कर दिया या उस सन में ये कर दिया, तो आप लिख दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं किया है तो अब देखिए 60-70 साल का तो जीवन होता है, तो अब भाई कितने साल तक चेकआउट करोगे, है ना? तो इसलिए जो है उनसे जब उन्होंने देखा सब ठीक है, परिवार अच्छा है, एजुकेटेड व्यक्ति है, शक्ल सूरत ठीक है और स्वभाव भी मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा कूल माइंडेड पर्सन हूँ। मतलब मैं एग्रेसिव पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत ही कूल माइंडेड पर्सन हूँ और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ। आपको बता दूं, मैं जियो और जीने दो के लाइन पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इस मिस्टर कूल के साथ में बिल्कुल इंटरव्यू के अंत समय में मैं हमेशा ही मेरा एक रैपिड फायर राउंड होता है। जी जी। और इस रैपिड फायर राउंड में बहुत तेजी के साथ में मैं सवाल करूंगा और उतनी ही तेजी के साथ में आपको जवाब देना है। शुरुआत कर लेते हैं बेहमई कांड से। बेहमई कांड आपकी नजर में क्या है? बेहमई कांड निर्दोष निहत्थे एक किसान और मजदूर लोगों का बेदर्दी से
हत्याकांड है। फूलन देवी डाकू थी, पीड़ित थी, मुजरिम थी, एक सांसद के तौर पर कभी संवेदना रही या नहीं? देखिए, वो उनका जब हम पूरा एक जीवन काल देखते हैं तो वो डाकू मेंटेलिटी की थी, क्योंकि सिर्फ भेमई कांड नहीं और बहुत सारे कांड हैं जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा फूलन देवी लोगों से की नफरत है या हत्या नहीं? की है। मुझे किसी से नफरत नहीं है। ईश्वर सबकी अपनी डेस्टिनी देता है, तो जिसको जो रोल दिया है भगवान ने, वो अपना रोल अदा करके ऊपर फूलन देवी जाता से है। गुस्सा है या नहीं? किसी से गुस्सा नहीं है, क्योंकि जो आज हमारे बीच में नहीं है वो इस समय एक पवित्र आत्मा के रूप में ऊपर जा चुकी हैं। उन्होंने अपना कर्म किया धरती पर, जो ईश्वर ने तय किया होगा। हम अपना कर्म कर रहे हैं, एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो सब लोग 15 साल अच्छे हैं। तक जब दुनिया हत्यारा कहती रही तो दिमाग में क्या आता था? देखिए, दिमाग में बड़ा खराब लगता था, और क्योंकि उस चरित्र के व्यक्ति हम हैं नहीं, तो नेचुरल बात है, ये शब्द अच्छा नहीं लगता सुनने में। घर के सामने अगर आज भी मीडिया वाले ये कभी कह देते हैं कि फूलन देवी की हत्या का आरोप जिन पर लगा, यानी जो हत्यारा रहा, तो घर का किस तरह का रिएक्शन होता है? घर वालों को तो बड़ा खराब लगता ही है, क्योंकि घर वाले साधारण लोग थे, साधारण लोग हैं, जिनका कभी पुलिस से, जेल से, कभी किसी चीज से वास्ता नहीं रहा। पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर के निशान अभी भी हैं या नहीं? दिमाग में है, शरीर पे नहीं है। पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर ने डराया था या नहीं? डराया नहीं था, बट एक दूसरी दिशा में मेंटली प्रिपेयर्ड कर दिया। तिहाड़ जेल के अंदर कभी कांपे या फिर नहीं? नहीं, तिहाड़ जेल में तो भाई हमने ये सोच के काटी कि ये हमारी डेस्टिनी है। शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में कभी रोए या नहीं? जेल में तो देखिए कभी कभी रोना आया, लेकिन उसका कारण डर नहीं था, उसका कारण बेबसी थी। तिहाड़ जेल के अंदर कभी लगा कि गैंगस्टर बन जाऊं? देखिए, इस तरह के बहुत सारे ऑफर आए, बहुत सारे जो है समय ऐसा आया, लेकिन मेंटली जो है मैं कभी उसके लिए तैयार नहीं हुआ। क्या तिहाड़ जेल के अंदर किसी आतंकवादी का भी ऑफर आया? नहीं, देखिए, टेररिस्ट का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस लाइन से तो दूर दूर का भी कोई वास्ता ही छोटा नहीं राजन हमारा। का कोई ऑफर? नहीं, दाऊद अंडरवर्ल्ड इब्राहिम का कोई ऑफर? अंडरवर्ल्ड के तो सभी लोग मेरे साथ रहे हैं, जो भी बड़े बड़े गैंग्स हैं यहाँ पे इंडिया में। तो लेकिन मैंने बताया था शुरू में आपसे कि मैं कभी किसी से प्रभावित नहीं हुआ। 2001 में फूलन देवी का हत्यारा कौन था ये कोर्ट को ही डिसाइड करने देते हैं, लेकिन फूलन देवी की हत्या का अफसोस है जिसने भी की होगी। देखिए, हत्या तो कोई अच्छी परिपाटी तो है नहीं, और अफसोस करना या ना करना, जब मैं भीमई के निर्दोष लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं यार ये इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। क्या फांसी के फंदे से बचने के लिए आपने कंधार का रास्ता तय किया? नहीं, कंधार का जब रास्ता तय किया अफगानिस्तान का, तब तो केस का ट्रायल जो है शुरू भी नहीं हुआ था ठीक से, तो उस समय तो कुछ आइडिया नहीं क्या था। शेर सिंह राणा हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहते हैं? नहीं, मैं एक, चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं थोड़ा सा इसको लंबा लेना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। प्लीज जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, मैं अपने देश के सभी युवाओं से ये संदेश है मेरा, ये प्रार्थना है कि चाहे हमारा कोई हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, आपसे मेरा एक ये प्रश्न है कि अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो एक एज ए ह्यूमन अगर कोई 100 साल का व्यक्ति है, आप उसकी इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे जी। तो हर धर्म में, सामाजिक वे में, हर समाज में ये बताया जाता है कि जो बुजुर्ग है उसको रिस्पेक्ट दो। अब क्या है कि जो मान लीजिए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जो उम्र है वो करीब 1400 साल है। अब जो हिंदू है वो उनको भगवान, पैगंबर, देवी देवता माने या ना माने, लेकिन वो 1400 साल के बुजुर्ग तो हैं जी। ऐसे ही जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो कृष्ण जी हैं, उनका जो उम्र है वो करीब 5-5.5 हजार साल है। जो वाहे गुरु जी हैं या जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनको जीसस क्राइस्ट जो है वो 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ। तो हम चाहे जीसस क्राइस्ट को जो है वो गॉड माने या नहीं माने, ठीक है, अगर हम अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन 2000 वर्ष के वो बुजुर्ग तो हैं। तो हर समाज में, हर धर्म में
इतना तो समझ दी हुई है कि भाई बुजुर्ग को इज्जत से ठीक है, देखो। ठीक तो है। मैं ये कहता हूं हाँ। कि आप किसी भी धर्म में पैदा हुए, आप जो है हर धर्म के जो बुजुर्ग है उनको देवी देवता पैगंबर गॉड मत मानो, वो आपकी मर्जी है, कानून के लेकिन इज्जत दो। कानून के सामने भले ही आपके वकील ने कहा कि शेर सिंह राणा हत्यारे नहीं है, लेकिन शेर सिंह राणा ने कभी भी खुले मंच से ये चिंगाड़ करके क्यों नहीं कहा कि मैं हत्यारा नहीं हूं? कहा तो है अभी आपके सामने मैंने तो कई बार कहा, अब हमारी आवाज सुनने के लिए कोई राजपूतों तैयार की नहीं है। टोली के बीच में कभी क्यों नहीं कहा? नहीं, किसी ने पूछा नहीं हमसे, पूछेंगे तो हम तो बता। राजपूतों के रॉबिन हुड बनना चाहते हैं आप? नहीं, मैंने तो आपसे बता दिया। चाहे मैं आपको बता दूं कि मैं सभी धर्मों को और सभी जाति के लोगों को इज्जत की निगाह से ठीक है। देखता हूं और सबको एक समान मानता हूं। निर्दलीय चुनाव लड़ा है, अपनी पार्टी आप बना चुके हैं, अब आप कानून के मुताबिक चुनाव लड़ नहीं सकते, तो क्या प्रतिमा भाभी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, बिल्कुल लड़ेंगी। राष्ट्रवादी दिल से जनलोक पार्टी भाजपाई से। हैं, कांग्रेसी हैं, राष्ट्रवादी हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, क्या हैं आप? हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। और मेरे तो चैनल का नाम है राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी राशिद। तो हम राष्ट्रवादी हैं, आप भी राष्ट्रवादी हैं, हम भी राष्ट्रवादी हैं। हमारा नारा है, आपको बता दें, हमारा नारा है, जहां पर भी हम इकट्ठा होते हैं तो हमारा नारा होता है, हम हैं राष्ट्रवादी। तिहाड़ जेल के अंदर कोई दोस्त बना था? हाँ, बहुत सारे जो जब साथ में रहते हैं तो पप्पू यादव धनंजय सिंह से बात होती है? हाँ, कभी कभी हो जाती है। धनंजय सिंह से भी होती है? हाँ, धनंजय भाई से जब लखनऊ जाता हूँ तो ठकुरई वाली बात होती है? नहीं, देखो, अब पप्पू यादव जी तो ठाकुर नहीं है, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी मान लीजिए। तो इसमें वो तो कभी मन करता है कि वापस से तिहाड़ जाएं और एक बार, मतलब कोई अपराध करके नहीं, लेकिन एक बार फिर से तिहाड़ को देखने का मन करता है? देखो, मन तो देखने का नहीं करता है ना। ईश्वर जो है किसी को भी जेल का चक्कर ना लगवाए। काबुल कंधार जाने का मन करता है? हाँ, वहां करता है, क्योंकि जगह वो अच्छी और है। कितनों की अस्थियां लेकर के आएंगे? मैं तो बहादुर शाह जफर जी की भी अस्थियां लेने गया था, सुभाष चंद्र बोस जी की भी लाने की मेरी इच्छा है, लेकिन अब खुदाई करके लाना नहीं है, सरकार का हिस्सा बन के सरकारी वे में लाना है। आखिरी सवाल, आप अस्थियां लेकर के आते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई सनातन धर्म का पालन करने वाला बनता है तो वो ये कहता है कि जहां जहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं वहां वापस से हिस्ट्री को रिक्लेम किया जाए और मंदिर को बनाया, बसाया और बचाया जाए। इस पर आपका ओपिनियन क्या है? ये आखिरी सवाल है जी। देखिए, क्या है कि अगर हम कानून की बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है देश में, और लोकतंत्र में जो कानून है उसका पालन होना चाहिए। भाई, जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में तो क्या जंगल राज था, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जैसे जैसे जो है मतलब राजा गद्दी पे बैठा, वो अपने विचार से, ठीक है, अपने काम कराता था। लेकिन आज लोकतंत्र में जो है हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है एक संविधान बनाया हुआ है, तो उस संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए, चलेगा। अगर मैं कुर्सी पे बैठता हूं, कभी ईश्वर मुझे उतनी ताकत देता है, तो जो हमारा संविधान है उसके अनुसार। मेरे कहने से एक बार बस आखिर में ये कह दीजिए कि हिंदुस्तान आपको फूलन देवी का हत्यारा ना कहे। हाँ, हिंदुस्तान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि इसके जरिए ही कम से कम पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा जाए। एक बार आप खुल करके ये कह दें कि भारत आपको फूलन का हत्यारा ना माने। हाँ, मेरा तो आपके दर्शकों से ये निवेदन है कि आप मुझे किसी का भी हत्यारा ना माने, और मैं आपके लिए, देश के लिए अच्छे काम करना चाहता हूँ। इन्होंने रैपिड एक्शन जो फायर किए हैं मुझ पे, तो जो मेरी समझ में आया जल्दी जल्दी में मैंने अपना जवाब दिया। तो देखो, अगर आपको लगता है कि मैं देश के लिए एक पॉजिटिव वे का व्यक्ति हूँ, तो मुझे मौका दीजिए। मुझे लगता है कि मैं सभी धर्मों को, सभी जातियों के लिए अच्छा काम करूंगा। ठीक है जी। ये थे शेर सिंह राणा, और पब्लिक के कटघरे में राष्ट्रवादी राशिद के जितने भी दर्शक हैं उनके कटघरे में मैंने शेर सिंह राणा को ला करके खड़ा कर दिया। इनके कई इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, लेकिन अब आप ये फैसला कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि क्या आज भी शेर सिंह राणा को आप हत्यारा मानेंगे? क्या शेर सिंह राणा के ऊपर आज भी वही टैग लगा करके देखेंगे कि तिहाड़ का भगोड़ा, या फिर शेर सिंह राणा को एक और मौका आप देंगे राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में? फैसला आप कीजिए। अगला एपिसोड और भी विस्फोटक होगा। उम्मीद ये करते हैं कि इस एपिसोड ने यकीनन बातचीत में आग जरूर लगाई होगी। और अंत में आपकी बात, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।
नमस्कार।